ये सुनकर केइरा ने ऊपर देखा। वह अपना नाम बताने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। फिर उसने भौहें चढ़ाकर कहा, सर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे जान पहचान वालों से कहना मुश्किल लगता है, लेकिन अजीब बात है कि मैं किसी अजनबी से खुलकर बात कर सकती हूँ। क्या हम एक समझौता कर लें और एक दूसरे के निजी मामलों में दखल न दें? अंकल ओल्सेन जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह युवती उन्हें बहुत पसंद है। सौदा। दोनों में से कोई भी बोलने में माहिर नहीं था, लेकिन खाने के मामले में दोनों में समझ थी। दोनों एक ही समय पर एक ही बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाते थे। खाने के बाद अंकल ओल्सेन ने अपने मुंह का कोना पोंछा। तुमने मेरे लिए रात का खाना खरीदा है, तो बदले में मुझे भी तुम्हें एक दावत देनी चाहिए। कोई बात नहीं, केइरा मुस्कुराए। तो चलो, 2 दिन में करते हैं, अंकल ओल्सेन ने उसकी ओर देखते हुए सुझाव दिया। मैं 2 दिन में क्लांस लौट रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे पूरे परिवार को यही विदाई भोज पर आमंत्रित करूँ? मैं खुद देख सकता हूँ कि तुम्हारी माँ असल में कैसी हैं। केइरा हंसी। जरूर। श्रीमती ओल्सेन हमेशा सहज रहती थी, और केइरा को बिना पूछे ही पता था कि उसकी माँ सहमत हो जाएंगी। बाद में मिलते हैं। केइरा ने हाथ हिलाया, बिल चुकाने के लिए खड़ी हुई और फिर टैक्सी लेने के लिए बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अंकल ओल्सेन ने अपने स्थान पर कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर मन ही मन हंसने लगे। यदि एलिस यहाँ होते तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता। पिछले 20 वर्षों में अंकल ओल्सेन 3 बार से अधिक नहीं मुस्कुराए थे। अंकल ओल्सेन ने खाने की मेज के चारों ओर देखा, उस युवती के साथ किए गए आनंददायक भोजन के बारे में सोचा और अंततः अनिच्छा से रेस्तरां से निकलकर अपने होटल लौट गए। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एलिस खाना खाते हुए काम कर रही थी। अंकल ओल्सेन उसके पास से गुजरने ही वाले थे कि अचानक वापस आकर उसे घूरने लगे। उन्हें उस लड़की का चेहरा याद आ गया जो उसकी माँ से काफी मिलता जुलता था, और अचानक पूछा, तुम्हारे पिता या तुम्हारे दूसरे चाचा, क्या उनमें से किसी की भी कोई नाजायज बेटी बाहर है? एलिस का खाना लगभग गले में अटक गया। अंकल, ये कैसा मजाक है? मैंने आज एक युवा लड़की देखी जो आपकी दादी की तरह दिखती थी। एलिस का मुंह फड़क उठा। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले बहुत से लोग हैं। अंकल, आप तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मेरे पापा और मेरे दूसरे अंकल पर शक करने के बजाय आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या आपके कोई बच्चे तो नहीं हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। अंकल ओल्सेन अवाक रह गए। केइरा हॉटन परिवार के पास वापस नहीं लौटी, बल्कि अपनी मां को ढूंढने के लिए टैक्सी लेकर ओल्सन परिवार के पास पहुंच गई। उसने पूरे दिन श्रीमती ओल्सेन को नहीं देखा था और उन्हें बहुत याद कर रही थी। ओल्सेन के घर के बाहर फिर से खड़ी होकर कीरा को कुछ अलग सा महसूस हुआ। पहले उसे यह जगह नर्क लगती थी जहां से उसे भागना था, लेकिन आज वहां खड़े होकर उसे लगा कि यही घर है क्योंकि उसकी मां वहां थी। केइरा ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो चौंक गई। उसने देखा कि साफ सुथरा आंगन बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा था और घर की नौकरानियां बड़े बड़े पैकिंग बक्सों में सामान रख रही थीं। जब घरवालों ने केइरा को देखा तो वे तुरंत मुस्कुरा दिए। आपको देखकर अच्छा लगा मिस। केइरा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। वह जल्दी से उनके पास से होते हुए लिविंग रूम में पहुंची, जहां उसने मिसेस ओल्सेन को सोफे पर बैठे एक कागज के टुकड़े को देखते हुए देखा। केइरा को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। केइरा, जल्दी आओ। केइरा उसके पास आए और उसके पास झुकी तो देखा कि उसके हाथ में रेनोवेशन का खाका था। मैंने ऊपर वाले कमरे को तुड़वा दिया था जो इसला का था। हम उसकी जगह तुम्हारी पसंद की सजावट लगा देंगे। इस तरह तुम कभी कभार लुइस को अपने यहाँ रहने के लिए बुला सकोगी। केइरा की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। आज सुबह जब वह अपनी माँ को अस्पताल से छुट्टी देकर लौटी तो केइरा ने ऊपर की ओर देखा। इसला का कमरा और उसकी उपस्थिति के निशान विला में हर जगह थे। उस समय उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि श्रीमती ओल्सन को इसके बारे में सब पता चल जाएगा। उसने मिसेज ओल्सेन का हाथ थाम लिया। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मुझे इस ब्लूप्रिंट पर नवीनीकरण के डिज़ाइन बहुत पसंद आए। मिसेज ओल्सेन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मूर्ख बच्ची, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। आज रात तुमने खाने में क्या खाया? केइरा हंसी। आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प अंकल से हुई और मैंने उन्हें खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन बाद हमें खाना खिलाएंगे। माँ, चलो साथ चलते हैं। जरूर। जैसी कि उम्मीद थी, श्रीमती ओल्सेन तुरंत सहमत हो गईं और फिर बोली, वैसे जिस बेसमेंट में आप और पोपी हिल रहा करते थे उसे मैंने आज ही तुड़वा दिया है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें अभी भी वहीं हैं। हमें उन्हें उठाकर ले जाना चाहिए ताकि वे गलती से उन्हें फेंक न दें। केइरा ने सिर हिलाया। दोनों नीचे तहखाने में चले गए। अर्ध तहखाना बहुत मंद रोशनी वाला था और लगभग 4 वर्ग मीटर बड़ा था, जो कि केइरा के छोटे बिस्तर के अलावा कुछ भी रखने के लिए बहुत छोटा था। केइरा के बड़े होने के बाद पोपी हाउसकीपर के क्वार्टर में रहने चली गई, जिससे केइरा उस स्थान पर अकेली रह गई। वह तुरंत बिस्तर की ओर दौड़ी और एक कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला।
जब केइरा ने ओल्सन परिवार को छोड़ा तो पोपी ने उसे कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए बक्से की सामग्री वहीं रह गई। श्रीमती ओल्सेन ने देखा कि केइरा उस बक्से को कितना संजोकर रखती है और उसे खोलते समय वह हंस पड़ी, लेकिन जब उसने अंदर का दृश्य देखा तो वह अचानक दंग रह गई। अंदर वे सभी चीजें थीं जो उसने केइरा को दी थीं। वहाँ एक गुड़िया थी जिसे काटकर फिर से सिल दिया गया था, जिसे श्रीमती ओल्सन ने केइरा को तब दिया था जब वह 3 साल की थी। वहाँ एक सफ़ेद पोशाक थी जो धारियों में फटी हुई थी, जिसे उसने केइरा को उसके 13वें जन्मदिन पर गुप्त रूप से दिया था। यहाँ तक कि एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी था, जो उसने केइरा को तब दिया था जब वह ओल्सन परिवार को छोड़ने वाली थी। इसला बचपन में बहुत डरावनी थी। श्रीमती ओल्सेन जो कुछ भी केइरा को देती थी, उसे इसला नष्ट कर देती थी और फिर पोपी के माध्यम से केइरा को कठोर दंड देती थी। श्रीमती ओल्सेन को ये पता था, लेकिन हर बार जब वह इसला को डांटती तो इसला रोती और कहती कि उसे डर है कि उसका प्यार विभाजित हो जाएगा और केइरा को मिल जाएगा। इसलिए बाद में श्रीमती ओल्सेन ने केइरा को उपहार देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे केइरा को चोट पहुंचेगी। मिसेज ओल्सेन की आंखों में आंसू आ गए। केइरा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? मुझे तुमसे नफरत नहीं है, केइरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माँ, क्या तुम्हें पता है, मुझे बहुत खुशी है कि पोपी हिल ने मुझे कभी कोई नाम नहीं दिया, और बाद में पुलिस स्टेशन में जब मैंने अपने लिए कोई नाम चुना तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। सच कहूँ तो बचपन में मैं हमेशा तुम्हारे लिए गाना चाहती थी। मिसेज ओल्सेन की आंखें और भी लाल हो गईं और उन्होंने केइरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। केइरा, चलो ये सब फेंक देते हैं और मैं तुम्हारे 1 साल की उम्र से लेकर अब तक के सारे तोहफों की भरपाई कर दूंगी। वह सड़े हुए सामान को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वे केवल दुख ही लाएंगे। केइरा उसकी बात समझ गई और सिर हिला दिया। ये सब तो फेंका जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे। उसने बक्से में से एक जैद अंगूठी निकाली। श्रीमती ओल्सन ये देखकर दंग रह गईं। यह क्या है? जैद की अंगूठी बहुत पुरानी लग रही थी और जैद की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी, संभवतः काफ़ी मूल्यवान। केइरा ने बताया, यह मुझे मेरे बड़े भाई ने दिया था। जब वह बचपन में अपहरण के बाद उस लड़के से अलग हो गई थी तो उसने उसे जैद की अंगूठी देते हुए कहा था, यदि तुम अपने परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इसे ले लो और मुझे ढूंढो, मैं ओशनियन के क्लाउड टाउन में ग्लो विलेज में हूँ। केइरा को वह स्थान हमेशा याद रहता था। जब वह बच्ची थी तो जब भी उसे ऐसा लगता था कि वह मरने वाली है तो यही उसकी एकमात्र आशा थी। उसने एक लाल धागा खींचा, उसमें अंगूठी पिरोई और उसे अपने गले में लटका लिया, फिर कमरे में मौजूद हर चीज़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बाकी सब फेंक दिया जा सकता है। केइरा के आने के बाद टेलर अध्ययन कक्ष में चला गया। उनका रिश्ता और भी अजीब था, क्योंकि वे पिता और पुत्री नहीं थे। केइरा नीचे श्रीमती ओल्सन के साथ कमरे की सजावट पर चर्चा कर रही थी। वह इसमें बहुत रुचि ले रही थी और मामले को गंभीरता से ले रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसका भविष्य का घर होगा। जब देर हो रही थी तो श्रीमती ओल्सेन ने उसे घर जाने के लिए कहा और केइरा अनिच्छा से दरवाजे से बाहर चली गई। लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि लुइस की बेंटले कार बाहर खड़ी थी। केइरा थोड़ा चौंकी और पास चली गई। लुइस कार से बाहर निकला और उसके लिए दरवाज़ा खोलने आया। मुझे पता था कि तुम यहाँ, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। केइरा मुस्कुराए। लुइस ने धीमी आवाज़ में कहा, माफ़ करना, मैं आज रात। कोई बात नहीं, केइरा ने उसे बीच में टोका। लुइस ने अपने होठों को कसकर भींच लिया और अपनी ठुड्डी को कस लिया। कार में बैठने के बाद भी लुइस सीधे सामने की ओर देखता रहा। वह भी अस्पताल गया था। मैडलिन ने डॉक्टरों पर चिल्लाते हुए सचमुच अपनी गर्दन की एक बड़ी धमनी पर फलों का चाकू तान रखा था। इधर मत आना, इधर मत आना, मुझे बस लुइस चाहिए। और जब वह आया तो मैडलिन ने उसकी तरफ देखा। लुइस, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। जानते हो, तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। यही मेरी जिंदगी का एकमात्र कारण है। अब घर जाओ और उस औरत को तलाक दे दो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। उसने चाकू लिया और उसे अपनी गर्दन पर इतनी जोर से घुमाया कि लगा कि वह सचमुच ऐसा ही चाहती है। लुइस को पहले लगा था कि वह झूठ बोल रही है और अपने बचपन के रिश्तों का इस्तेमाल करके उसे नैतिक रूप से ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन कई मनोचिकित्सकों से सलाह लेने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसके जीने की एकमात्र उम्मीद वही था। लुइस को कार के अंदर की हवा बहुत घुटन भरी लगी, इसलिए उसने अपनी टाई ढीली कर दी और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या उसे सचमुच बचपन में किए गए वादे पूरे करने थे? और उसकी पत्नी केइरा के बारे में क्या? लुइस ने गहरी सांस ली और केइरा की ओर मुड़ा। तुम अचानक ओल्सेन के घर वापस क्यों चली गईं? केइरा ने अनजाने में उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। मैं कुछ सामान लेने गई थी। उसकी हरकत ने लुइस को उसकी गर्दन के पास कुछ नया सा महसूस कराया और वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतनी प्यारी है कि उसे छुपाना पड़ता है? केइरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, स्नेह का प्रतीक। लुइस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी निगाहें तनावग्रस्त हो गईं।
ये तुम्हें किसने दिया? निश्चित रूप से आप नहीं। केइरा ने भौहें उठाईं। लुईस की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। चूंकि यह मैं नहीं था तो इसे फेंक दिया जा सकता है। ऐसा नहीं चलेगा। केइरा ने ऊपर देखा। मैं सोच रही हूं कि भविष्य में उसे यह वापस कर दूंगी। ये काफी कीमती लग रहा है। मानो यह कोई मूल्यवान वस्तु हो। केइरा ने फिर पूछा, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? मैं इसे नहीं देखना चाहती। लुईस जिद्दी था, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी उसकी गर्दन की ओर थीं। केइरा ने अपनी जीभ चटकाए। यह क्या है? मुझे ईर्ष्या की गंध कैसे आ रही है? दोनों हंसी मजाक करते हुए जल्द ही हॉटन निवास पर पहुंच गए। यद्यपि सेलेना ने उन्हें मुख्य घर में रहने के लिए भेजा था, फिर भी वे पहले बूढ़ी श्रीमती हॉटन से मिलने गए। लुईस का उदास चेहरा देखकर सेलेना ने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की और उन्हें कमरे में आने दिया। केइरा ने देखा कि तिजोरी के अलावा कमरे से बाकी सारी कीमती चीजें निकाल ली गई थीं। फियोना ने चुपके से उसे बताया कि सब सेलेना के कमरे में ले जाई गई हैं। कितनी लालची औरत है, उसने केइरा को परिचारिका मानते हुए उसका निर्णय जानने के भाव के साथ फुसफुसाते हुए शिकायत की। ये सब बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने तुम्हारे लिए छोड़ा था और अब उसने ये सब छीन लिया है। केइरा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। बचपन से ही उसका कोई परिवार नहीं था। अब ओल्सेन परिवार उसके लिए घर की मरम्मत कर रहा था और वह धीरे धीरे हॉटन परिवार के जीवन की अभ्यस्त हो रही थी। वह थोड़ा मुस्कुराए और फुसफुसा कर बोली, चिंता मत करो, जो हमारा है वह हमसे छीन नहीं सकती। तब फियोना ने राहत की सांस ली। बूढ़ी श्रीमती हॉटन अभी भी सो रही थी और केइरा ने देखा कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है। उसने आसपास के उपकरणों की रीडिंग देखी और सब कुछ व्यवस्थित पाकर राहत महसूस की। वह और लुईस बूढ़ी श्रीमती हॉटन के आंगन से निकलकर मुख्य घर की ओर चल पड़े। रास्ते में लुईस ने उससे पूछा, फियोना ने अभी अभी तुम्हें क्या बताया? केइरा ने मुस्कुराते हुए फियोना की बात दोहराई और लुईस का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह दादी के लिए दवा लाई है, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, लेकिन जिन चीज़ों को छूना नहीं चाहिए उनके बारे में सोचना भी मत। केइरा को संपत्ति की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ी चिंता जरूर थी। हम यहाँ दादी पर नज़र रखने नहीं आए हैं, क्या वो उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी? चिंता मत करो, लुईस ने उदासीनता से कहा। बूढ़ा मेरे साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दादी के साथ तो वह हमेशा से अच्छा रहा है। सेलेना दादी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। यदि नाथन का वृद्ध श्रीमती हॉटन के प्रति गहरा सम्मान न होता तो वृद्ध महिला लुईस की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाती। जब लुईस बच्चा था तो नाथन और ओलिवर उससे बोझ से छुटकारा पाने पर तुले हुए थे। इस विचार से लुईस को ठंड लग गई, लेकिन उसी क्षण उसका हाथ अचानक एक छोटे से गर्म हाथ में आ गया। उसने बगल से देखा तो लड़की आसमान की ओर इशारा कर रही थी। देखो, आज रात चांद कितना पूरा निकला है। लुईस भी उसके प्रसन्नचित मूड से प्रभावित हुआ और उसने भी ऊपर देखा। चांदनी उज्ज्वल और सुंदर थी, लेकिन उसने केवल एक बार ही देखा। फिर उसकी नज़र केइरा की प्रोफाइल पर पड़ी। उसकी आकृति विशिष्ट थी, उसका निर्दोष रंग इतना गोरा था कि लगभग पारदर्शी था, लंबी पलकें थीं। वह किसी भी तरह से पारंपरिक प्रकार की नाजुक सुंदरता की तरह नहीं थी, बल्कि वह वीरता का भाव रखती थी। और वो होंठ, न तो बहुत पतले और न ही बहुत मोटे। लुईस ने निगल लिया। केइरा आगे चल रही थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में खड़ा लुईस रुक गया है। उसने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और तुरंत ही उस आदमी की गहरी निगाहों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, विशाल तारों भरे आकाश की तरह, जो अज्ञेय था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और लुईस अचानक आगे बढ़ा, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो गई। सर्दियों में रात की हवा वास्तव में थोड़ी ठंडी थी और आसपास के पेड़ों के बीच कोई कीड़े या पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, जिससे वहां असाधारण शांति थी। इतना शांत कि केइरा अपनी दिल की धड़कन सुन सकती थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी घबराहट भरी सांसें तेज हो गईं। माहौल अचानक अंतरंग हो गया। तभी लुईस ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा और करीब आता गया, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे पर छलकती हुई प्रतीत हुईं। उस आदमी से आने वाली वैनिला की सुखद खुशबू ने केइरा को घेर लिया, जिससे उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। धप धप धप, ये दिल की धड़कन की आवाज थी। वे चुंबन करने वाले थे, है न? केइरा, जो कभी किसी चीज से नहीं डरती थी, अब खुद को इतना घबराया हुआ महसूस कर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने की हवा बाहर खींच ली गई हो। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि कुछ हल्के से उसके सिर पर छू गया। केइरा ने आश्चर्य से आंखें खोलीं तो देखा कि लुईस के हाथ में एक पत्ता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, तुम्हारे बालों में एक पत्ता था। केइरा उलझन में थी। उसने बिना सोचे समझे पूछा, क्या तुम मेरे लिए यह पत्ता हटाने के लिए ही इतने पास आए हो? और क्या? मैंने सोचा, केइरा ने कहा, लेकिन फिर तुरंत ही खुद को रोक लिया। लुईस ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या सोचा? कुछ नहीं। केइरा क्रोधित थी। वह मुड़ी और चली गई।
लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसका हाथ जोर से खींच लिया गया और वह लुईस की चौड़ी छाती से जोर से टकरा गई। केइरा रुक गई, सहज रूप से संघर्ष कर रही थी, लेकिन अगले ही पल लुईस ने अपना सिर नीचे किया और उसे चूम लिया। केइरा वहीं जम गई। वह उसके सीने में धड़कती धड़कन महसूस कर सकती थी। उसके होंठ बहुत मुलायम थे, लेकिन फिर केइरा की आंखें चौड़ी हो गईं। लुईस उसके होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था। पहले तो उसने धीरे से और सावधानी से जांच की, फिर अचानक पूरा हमला शुरू कर दिया। सर्दियों की हवा ठंडी थी, लेकिन केइरा ने इस तीव्र इच्छा को महसूस किया। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी और वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लुईस के बड़े हाथ ने उसके सिर के पीछे का भाग पकड़ रखा था और चुंबन गहरा होता जा रहा था। उसके हाथ अनजाने में उस आदमी की कमर पर लिपट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हवा सोख ली गई हो और उसकी तार्किकता पूरी तरह से गायब हो गई हो। काफी देर बाद केइरा को लगा जैसे कोई उसके पैरों को धक्का दे रहा हो। वह अचानक जाग गई और उसने लुईस को धक्का देकर दूर धकेल दिया। लाल गालों के साथ केइरा ने नीचे देखा तो पिल्ला वहां खड़ा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। उसकी छोटी पिल्ला जैसी आंखें जिज्ञासा और गंभीरता से उनकी ओर देख रही थी, फिर उसके पैर को चाट रही थी। केइरा अचंभित रह गई। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह मर भी सकती थी। वह मुड़ी और तेजी से मुख्य घर की ओर भागी, सिर्फ लुईस पीछे रह गया। लुईस पीछे से उसे देख रहा था, अपनी उंगली से होठों को छू रहा था और धीरे से हंस रहा था। फिर उसने अपने होठों पर उंगली रखकर पिल्ले की ओर इशारा किया, चुप, किसी को मत बताना, वह शर्मीली है। पिल्ला उलझन में लग रहा था। ये कहने के बाद लुईस केइरा के पीछे पीछे धीरे धीरे मुख्य घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वह वहां खड़ी है, नीचे देख रही है और एक कंकड़ को लात मार रही है, कुछ लड़कियों जैसी मुद्रा में उसे घूर रही है। केइरा कभी मुख्य घर में नहीं गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ रहना है। लुईस ने अपने कदम तेज कर दिए, उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। केइरा तुरंत पीछे हट गई, मानो जल गई हो, खांसने लगी और फिर उसके साथ बैठक कक्ष में चली गई। तभी बटलर उनके पास आया, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। बटलर ने केइरा को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और खांसते हुए बोला, मैडम, किसी ने आपको एक उपहार भेजा है। मैंने उसे आपके कमरे में रख दिया है। केइरा उलझन में थी, वह अचंभित रह गई। उसने सहज ही लुईस की तरफ देखा, जिसने भौहें चढ़ाईं, जिससे साफ जाहिर था कि तोहफा उसकी तरफ से नहीं था। वह और लुईस ऊपर गए, बटलर द्वारा बताए गए कमरे में प्रवेश किया और गुलाबी गुलाबों का एक समुद्र देखा। वहां कम से कम 999 गुलाब थे, जो लगभग सोफे को ढक रहे थे। केइरा वहां गई और गुलदस्ते के साथ लगे लिफाफे को खोला, जिसमें केवल उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिसने फूल भेजे थे, अंकल ओल्सन। केइरा उलझन में थी। उसे अचानक याद आया कि मैंने पहले उस खूबसूरत अंकल को सलाह दी थी कि किसी लड़की को रिझाने के लिए उसे गुलाबी फूल भेजने चाहिए। केइरा क्षण भर के लिए अचंभित रह गई। लुईस पहले ही उसके पास आ चुका था और उसके कार्ड पर नजर डालते हुए उसने पूछा, क्या यह उसी व्यक्ति की ओर से है जिसने तुम्हें प्रतिबद्धता का टोकन भेजा था? केइरा को यह मजेदार लगा और उसने उसे कार्ड दे दिया। अंकल ओल्सन का नाम देखने के बाद लुईस ने अपना गला साफ किया और शिकायत की, एक बुजुर्ग व्यक्ति गुलाब क्यों भेजेगा? केइरा ने चुपचाप आह भरी। तो क्या किसी लड़की को आकर्षित करने के लिए फूल भेजना एक सार्वभौमिक रणनीति थी? लेकिन वह अंकल ओल्सन से ज्यादा नाराज नहीं थी। आखिरकार उन्होंने मिसेज ओल्सन के पक्ष में खड़े होने के लिए ही तो ऐसा किया था। उसे बस यही लगा कि अगर श्रीमती ओल्सन और अंकल ओल्सन की मुलाकात नहीं हुई और वह अंकल ओल्सन से मिलने और बातचीत करने चली गई, तो इससे उसकी माँ परेशान हो सकती है। वह चुपचाप बटलर की ओर मुड़ी, कृपया इन फूलों को लिविंग रूम में रख दीजिए। 999 गुलाब तो बहुत ज्यादा थे। बटलर ने सिर हिलाया और फूल बाहर ले गया। उसके जाने के बाद ही केइरा ने लुईस के कमरे में चारों ओर देखा। लुईस का ये शयन कक्ष वास्तव में परिवार के मुखिया का कमरा नहीं था, बल्कि ओलिवर जिस कमरे में रहता था वह उसका कमरा था। जैसे ही ओलिवर की शादी हुई, नाथन ने तुरंत उसके और मेलिसा के लिए जगह खाली कर दी, जिससे बाहरी दुनिया को स्पष्ट संकेत मिल गया, ओलिवर ही भविष्य का परिवार मुखिया होगा। ओलिवर के दुर्भाग्य से लुईस ने परिवार के मुखिया का पद छीन लिया। शुरुआत में नाथन ने लुईस की शादी न होने का बहाना बनाकर ओलिवर को कमरा नहीं देने दिया। बाद में जब लुईस की शादी हो गई तो उन्होंने इस बहाने से मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया कि लुईस की पत्नी विदेश में है और घर वापस नहीं लौटी है। अब उन्होंने इस मामले का कोई जिक्र ही नहीं किया। लुईस को ऐसी बातों की परवाह नहीं थी। मुख्य घर में कुल 4 मंजिलें थीं, प्रत्येक मंजिल पर 1 दर्जन से अधिक कमरे थे, जो पर्याप्त से अधिक थे। कमरे की सजावट काले, सफ़ेद और स्लेटी रंगों में न्यूनतम शैली में थी। जरूरी फर्नीचर के अलावा सिर्फ एक बिस्तर था। केइरा ने तुरंत लुईस की ओर देखा, तुम कहाँ सोने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लुईस ने बिस्तर की ओर देखा।
केइरा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हम इतने करीब नहीं हैं कि हम एक बिस्तर साझा कर सकें, है ना? उस चुंबन के बारे में सोचकर वह बहुत शर्मिंदा हो गई। लुईस ने अपना गला साफ किया और पास पड़े सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सोफे पर सोऊंगा। केइरा ने राहत की सांस ली। सोफा बड़ा था, उस पर सोने में उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। केइरा ने सोचा था कि वह सो नहीं पाएगी, लेकिन मुलायम बिस्तर लुईस की ताज़ा घास की खुशबू से भरा हुआ था, जिसने उसे नींद में सुला दिया। सोफे पर लेविस के लिए ये कठिन था। जिस स्त्री से वह प्रेम करता था, वह बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी, फिर भी वह हताश होकर उसे छू नहीं सका। अगले दिन सुबह उठते ही केइरा की नज़र उसकी हल्की सी नाराज़गी भरी नज़रों से मिली। उसकी आंखों की लालिमा देखकर उसने उदारता से कहा, क्या सोफा असुविधाजनक है? आज रात आप बिस्तर पर सो सकते हैं। कोट। नहाने के बाद दोनों नीचे वृद्ध श्रीमती हॉटन से मिलने गए। केइरा ने अपना फोन चेक किया और कोरी मिल्स का एक संदेश देखा। डायरेक्टर नोरा, हमने लोगन ली द्वारा दवा चुराने का मामला सुलझा लिया है। ये पढ़कर केइरा ने नीचे देखा और उपहास किया। बूढ़ी श्रीमती हॉटन के आंगन को सेलेना के प्रबंधन के अधीन छोड़ना लुईस का समझौता था, क्योंकि वह दवा नहीं पा सकता था। यद्यपि वह सहजता से बात करता था, लेकिन वह हमेशा बूढ़ी श्रीमती हॉटन के बारे में चिंतित रहता था। कल रात उन्होंने कभी कभी निगरानी की जांच की। चूंकि वह व्यक्ति थी जिसने दवा विकसित की थी, तो वह सेलेना को यहाँ एहसान क्यों कमाने देगी? उसने मुस्कुराते हुए संदेश का जवाब दिया, दवा लेकर तुरंत हॉटन के घर आ जाओ। कोरी मिल्स ने लिखा, समझ गया। ... इस समय ओलिवर और सेलेना बूढ़ी श्रीमती हॉटन के आंगन के अंदर बातें कर रहे थे। ओलिवर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, कैसा चल रहा है? क्या बूढ़ी औरत नरम पड़ गई है? सेलेना के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बुढ़िया उलझन में पड़ गई है? मुझे तो वो बहुत तेज लगती है। जब भी हम दहेज की बात करते हैं, वो उलझन में पड़ने का नाटक करती है। उसने आह भरी, पापा, ये जगह पाने में वाकई बहुत मेहनत लगी है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ओलिवर ने व्यंग्य किया, मुझे पता था कि दादी ऐसा करेंगी। इतने सालों बाद, भले ही वे बूढ़ी हो गई हों, उनका दिल हमेशा लुईस की तरफ ही झुका रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही व्यवस्थित कर दिया है। सेलेना मुस्कुराई, मुझे पता था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पापा। ओलिवर ने इधर उधर देखा और फिर कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने बुढ़िया के सारे गहने उतार दिए हैं, वे बेकार हैं। उसकी सबसे जरूरी चीजें तिजोरी में हैं। सेलेना ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन पासवर्ड क्या है? ओलिवर ने एक क्षण सोचा और फिर बोला, लुईस के जन्मदिन पर कोशिश करो। सेलेना की आंखें चमक उठीं। वह बूढ़ी श्रीमती हॉटन के शयन कक्ष में घुसी, फियोना को दूर भेजने का बहाना बनाया और फिर तिजोरी के सामने बैठ गई, लुईस के जन्मदिन में प्रवेश कर गई। पासवर्ड गलत है। सेलेना ने भौहें चढ़ाईं और तारीख को उल्टे क्रम में दर्ज किया। तभी उसे एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और सही पासवर्ड से तिजोरी खुल गई। सेलेना की आंखें चमक उठीं जब उसने तिजोरी खोली। वह तरह तरह के ज़रूरी दस्तावेज़ों से भरा था। उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद सेलेना को उनकी कीमत का एहसास हुआ। उसने तुरंत एक थैला निकाला और उसमें संपत्ति के कागजात और स्वामित्व अनुबंध भरने लगी, लेकिन तभी वूफ, एक कुत्ता भौंका और एक पिल्ला उसके सामने झपटा और उसके हाथ को काटने लगा। सेलेना आश्चर्य से चिल्लाई और सहज ही कुत्ते को दूर फेंक दिया। लेकिन पिल्ला, हालांकि पूरी तरह से बड़ा नहीं था, बहुत वफादार था और उसने जोर से काट लिया, छोड़ने से इनकार कर दिया। छोड़ो, सेलेना चिल्लाई और कई लोग तुरंत वहां पहुंचे। फियोना ने खुली तिजोरी देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जल्दी से उसे बंद करने गई, जबकि ओलिवर पिल्ले के पास गया और उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को काटने की? टकराना। पिल्ला जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़का। वह स्पष्ट रूप से दर्द में था, लेकिन फिर भी वह जमीन पर लौटने में कामयाब रहा और अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए सेलेना पर फिर से झपटा। उसे लगा कि यह डरावना है, लेकिन उसका छोटा सा रूप ज्यादा मजेदार और प्यारा लग रहा था। हालांकि घायल होने के कारण वह थोड़ा लड़खड़ा रहा था और खड़े होने में उसे मुश्किल हो रही थी। फियोना का दिल उस पिल्ले के लिए टूट गया। इस पिल्ला को बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने केइरा के लिए खरीदा था, लेकिन बाद में केइरा इसे कंपनी में नहीं ले गई। फियोना और बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने इसकी देखभाल की। कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार और सुरक्षात्मक था और सौभाग्य से आज उसने समय रहते तिजोरी से चोरी होने से बचा लिया। वह तुरंत वहां गई, पिल्ले को उठाया और फिर देखा कि किसी ने उसे जोर से लात मारी है। उसने तुरंत कहा, जल्दी करो, पशु चिकित्सक को बुलाओ। सेलेना ने अपने हाथ पर काटने के निशान देखे। पिल्ले के दांत पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए चाहे उसने कितनी भी जोर से काटा, त्वचा नहीं टूटी। लेकिन फिर भी दर्द हुआ। गुस्से से उसका चेहरा कठोर हो गया और उसने कहा, यह कुत्ता लोगों को बेतरतीब ढंग से क्यों काट रहा है?
फियोना ने पलटकर जवाब दिया, बिल्ली अपने मालिक के प्रति वफादार है। अगर तुम चोरी नहीं कर रहे होते तो वह तुम्हें काटती क्यों? तुम क्या कह रहे हो? चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस अपनी परदादी की चीज़ों को सुरक्षित रखने में मदद कर रहा था, और इसके अलावा क्या मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ? उसने ओलिवर की ओर एक गलत भाव से देखा। पापा, क्या हॉटन परिवार ने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है? ओलिवर तुरंत गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? तुम हॉटन परिवार की बेटी हो। इस कमीने कुत्ते ने बिना वजह अपने मालिक को काट लिया। कोई आकर इस पिल्ले को बाहर फेंक दे और इसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाले। इन शब्दों पर फियोना की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिल्कुल नहीं। तुम, एक साधारण सेवक, अपने स्वामी के प्रति इतनी धृष्टता करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हारी भी कोई बात है? बाहर खड़े अंगरक्षकों को कार्रवाई करने में हिचकिचाते देख ओलिवर आगे बढ़ा, पिल्ले को छीन लिया और सीधे दरवाजे की ओर भागा। फियोना उसके पीछे भागी। ओलिवर, वह कुत्ता मिस्टर और मिसेज हॉटन का है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे वह किसी का भी कुत्ता हो, अगर वह अपने मालिक को काटने की हिम्मत करता है तो वह अच्छा कुत्ता नहीं है। मैं उसे सजा दूंगा, ये देखने के लिए कि क्या वह फिर से लोगों को काटने की हिम्मत करता है। ओलिवर ने एक बार फिर पिल्ले को जमीन पर फेंक दिया। पिल्ले को बेरहमी से नीचे गिरा दिया गया। खड़े होने में भी दर्द महसूस होने के कारण वह दूसरों की दया पर जमीन पर पड़ा रहा। फिर ओलिवर ने पास से एक छड़ी उठाई और निर्दयता से उसे छोटे पिल्ले पर पटक दिया। ये देखकर फियोना दौड़ी और ओलिवर को धक्का देकर दूर धकेल दिया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके छोटे पिल्ले की रक्षा की। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे छोड़ दीजिए। ये सिर्फ 3 महीने का है। ओलिवर ने ठंडे स्वर में कहा, फियोना, दादी की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन अपनी हद पार मत करो। तुम इस घर में बस एक नौकर हो। हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी पीटूंगा। छोटे पिल्ले को फियोना के खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वह उसकी सुरक्षा से बाहर भाग गया। वह मुश्किल से अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, जिनमें से एक लंगड़ा था। वह लड़खड़ाता हुआ वहीं ओलिवर पर फिर से भौंकने लगा। ये सचमुच एक जानवर है, ओलिवर ने धीरे से कहा, और इसके साथ ही उसकी छड़ी बुरी तरह से नीचे गिर गई। बेशक वह सचमुच एक छोटे पिल्ले पर गुस्सा नहीं था, लेकिन कुत्ता के इराका था। ये सोचकर कि कैसे उसने उसे एक दिन पहले मारा था और उसका चेहरा अब भी जल रहा था, घर के नौकर और अंगरक्षक भी उस पर हंस रहे थे। ओलिवर की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसने अपनी पकड़ में और अधिक बल डाल दिया। यदि यह प्रहार छोटे पिल्ले पर पड़ता तो वह निश्चित रूप से मारा जाता, और इससे उस छोटी वेश्या के इरा की मृत्यु हो जाती। ठीक इसी समय दरवाजे से एक तेज आवाज आए, रुको। लुईस, जो निगरानी की जांच करने के लिए सुबह जल्दी उठ गया था, और जब उसे पिल्ला पर खतरा महसूस हुआ तो वह तुरंत वहां पहुंचा। अब उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। वह ओलिवर के पास दौड़ा और उसके हाथ से छड़ी छीनने के लिए आगे बढ़ा। ओलिवर की आंखें निर्दयी थीं। बचपन में वह अक्सर लुईस को तंग करता था। बाद में जब लुईस उससे बड़ा हो गया तो दोनों के बीच कभी मारपीट नहीं हुई। अब वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी छड़ी को घुमाते हुए लुईस को मारने के लिए तैयार हो गया, या उस छोटे जानवर को मारने और उन्हें घृणा करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि छड़ी अब लुईस की मुट्ठी में मजबूती से थी, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। ओलिवर की आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। वह हमेशा लुईस को एक छोटे भाई के रूप में सोचता था, जिसे वह हमेशा दबा सकता था और धमका सकता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लुईस एक पहाड़ बन गया था, जबकि वह स्वयं भी कमजोर होता जा रहा था। ओलिवर के दिल में दहशत फैल गई और उसके हाथ से छड़ी पहले ही लुईस ने छीन ली थी। केरा, जो लुईस के पीछे पीछे आ रही थी, सबसे पहले फियोना और छोटे पिल्ले की ओर दौड़ी। फियोना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन छोटा पिल्ला केरा को देखते ही रोने लगा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। केरा ने तुरंत उसे उठाया और ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर कई फ्रैक्चर पाए गए। यद्यपि यह घातक नहीं था, लेकिन चोट को ठीक होने में काफी समय लग सकता है। उसकी आंखें परेशानी से लाल हो गईं। उसने पुकारा, किट्टी। उसकी आवाज़ सुनकर पिल्ला यह नहीं समझ पाया कि वह क्यों उदास है, बल्कि उसे सांत्वना देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जीभ से उसके हाथ के पिछले हिस्से को चाटा और फिर नीचे गिर गया। केइरा का गुस्सा भड़क उठा। वह पिल्ला वही कुत्ता था जिसे वह 1 महीने से पाल रही थी, और वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी। अस्पताल में वह हर दिन उसके साथ सैर पर जाती थी। जब मौसम अच्छा होता था तो छोटा पिल्ला हमेशा सोने के लिए उसके पैरों के पास बैठ जाता था। जब भी वह उदास या परेशान होती तो वह हमेशा उसे सांत्वना देने के लिए उसके हाथ के पीछे वाले हिस्से को चाटती। केइरा ने अचानक ऊपर देखा, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और ओलिवर पर गुस्से से चिल्लाई, तुम एक छोटे से पिल्ले को इतनी जोर से कैसे मार सकते हो? ओलिवर ने व्यंग्य किया, ये तो बस एक जानवर है जो अपने मालिक को काटता है। मैंने इसे मारा, और इससे क्या? भाभी होने के नाते क्या तुम मुझे, अपने बड़े भाई को मारोगी?
पुराने घर से परिवार जल्द ही मिलने आ रहा है। अगर तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो वे तुरंत पुश्तैनी हॉल में एक बैठक बुला सकते हैं और तुम्हें, उस जहरीली औरत को, मौके पर ही निकाल सकते हैं। केइरा उसके शब्दों से क्रोधित हो गई। लुईस ने छड़ी छीन ली। पहले तो उसे नीचे फेंकने की सोच रहा था, लेकिन ये शब्द सुनते ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी कलाई घुमाई, छड़ी घुमाई और ओलिवर पर जोर से वार किया। टकराना। ओलिवर को पीठ पर जोरदार चोट लगी। वह इतना सदमे में था कि लड़खड़ा गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पसलियां टूटने वाली हैं। वह कुछ कदम लड़खड़ाते हुए लुईस को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम। लुईस, साले, ये क्या कर रहा है? अपने बड़े भाई पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? द्वार पर अचानक नाथन की उग्र दहाड़ गूंज उठी। केइरा ने छोटे पिल्ले को गोद में लेते हुए देखा कि नाथन एक 80 वर्षीय व्यक्ति के साथ खड़ा है, जिसके पीछे लोगों का एक समूह है, संभवतः वे लोग जिनका उल्लेख नाथन ने पुराने हॉटन परिवार की संपत्ति से किया था। ये लोग वास्तव में पुरानी रियासत से थे। उन्होंने सुना था कि वृद्ध श्रीमती हॉटन गंभीर रूप से बीमार हैं और वे उनसे मिलने के लिए अपने गृहनगर से आए हैं। हॉटन समूह जैसे विशाल परिवार में, जिसकी जनसंख्या काफी समृद्ध थी, मुख्य हॉटन परिवार शाखा के अलावा 80 वर्षीय व्यक्ति नाथन के दूसरे चाचा थे। उसके पीछे का समूह परिवार की दूसरी शाखा के वंशज थे। श्रीमती हॉटन ने हॉटन समूह की स्थापना के बाद अपने गृहनगर में दूसरी शाखा के लिए एक घर बनवाया ताकि पैतृक हॉल की देखभाल की जा सके। दूसरी शाखा के पास भी हॉटन समूह के शेयर थे और ये दूसरा चाचा हॉटन परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभारी था, यहाँ तक कि नाथन को भी एक बुजुर्ग के रूप में उनका सम्मान करना पड़ता था। बचपन में लुईस को ओलिवर द्वारा इतना परेशान किया जाता था कि उसकी जान जाने की नौबत ही आ जाती थी। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने ओलिवर और नाथन के उत्पीड़न से बचने के लिए लुईस को दूसरी शाखा में भेज दिया। इसलिए लुईस को अपने दूसरे दादाजी के प्रति बहुत सम्मान था। बूढ़े मिस्टर हॉटन ने पूछा, लुईस, यहाँ क्या हो रहा है? लुईस के कुछ बोलने से पहले ही ओलिवर फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे दादाजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। लुईस का बेशर्म व्यवहार तो देखिए, अपने पिता या भाई के प्रति भी कोई सम्मान नहीं। उसके कुत्ते ने सेलेना को काट लिया था और मैं तो बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वह अपने मालिक को दोबारा न काटे, लेकिन उसने बिना किसी वजह के मुझ पर हमला कर दिया। लुईस के कुछ बोलने से पहले ही केइरा ने व्यंग्य किया, छोटा पिल्ला बिना वजह किसी को नहीं काटेगा, तो जरूर किसी ने उसे उकसाया होगा। और तुमने तो उसे लगभग पीट पीट कर मार ही डाला। क्या इसे ही सबक सिखाना कहते हो? ओलिवर अचंभित रह गया, फिर उसने अपने आंसू पोंछे। दूसरे दादाजी, समझे, वे अपने बड़े भाई का सम्मान नहीं करते और उनकी पत्नी में भी कोई शिष्टाचार नहीं है। उनकी नज़र में मैं, बड़ा भाई होने के नाते, शायद कुत्ते से भी बदतर हूँ। केइरा ने उपहास किया, अपनी तुलना मेरे कुत्ते से मत करो, तुम सिर्फ उसका अपमान करोगे। ओलिवर क्रोधित हो गया, तुम। नाथन ने बस इतना कहा, दूसरे अंकल, हम हमेशा कहते हैं कि वह घमंडी और दबंग है, आपने कभी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। अब जब आपने अपनी आंखों से देख लिया है तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? दूसरी शाखा के बुजुर्ग ने स्थिति को समझा और निष्पक्षता से कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, पर समझता हूँ। आजकल कुछ लोग अपने कुत्तों को बच्चों की तरह पालते हैं और अपने पालतू जानवरों के प्रति उनका स्नेह गहरा होता है। इसी तरह मेरे गृहनगर में भी हमने एक कुत्ते को पिल्ला होने से ही रक्षक कुत्ते की तरह पाला है। मुझे उससे बहुत लगाव है। अगर कोई उसे डंडे से मारे तो मैं ज़रूर हथियार उठा लूँगा। ओलिवर, तुम्हें लुईस के कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था। ओलिवर अवाक रह गया और बहस करना चाहता था, लेकिन सेलेना ने बीच में ही कहा, बस करो पिताजी, ये तो बस एक कुत्ता है। उसने अपनी आंखों से ओलिवर को संकेत दिया। ओलिवर को एहसास हुआ कि आज का लक्ष्य घटना के बारे में नहीं था। उसने ठंडी सांस ली, अपनी पीठ रगड़ी। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां जरूर टूट गई हैं, लेकिन अभी अस्पताल जाने का समय नहीं था। बड़े रिश्तेदार यहाँ हैं, इसलिए उसे आज का काम पूरा करना था। दर्द सहते हुए उसने कहा, छोड़िए दूसरे दादाजी, कृपया अंदर आइए। दूसरी शाखा के बुजुर्ग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाकर लुईस और केइरा की ओर इशारा करते हुए कहा, लुईस, क्या तुम अपनी पत्नी से मेरा परिचय नहीं कराओगे? एक बुजुर्ग के आगमन के साथ, और विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति के आगमन के साथ जो लुईस के प्रति अनुकूल था, केइरा निश्चित रूप से तुरंत नहीं जा सकती थी। उसने सावधानीपूर्वक छोटे पिल्ले को फियोना को सौंप दिया तथा उसे निर्देश दिया कि वह अन्य लोगों के पीछे कमरे में जाने से पहले कुत्ते को तुरंत उपचार के लिए ले जाए। लुईस ने उसे दूसरे दादा से मिलवाया और फिर उससे कहा, केइरा, जाकर देखो कि दादी जाग रही हैं या नहीं। अगर वह जाग रही हैं तो हम उनसे मिलने जा सकते हैं। दूसरे दादा और बूढ़ी श्रीमती हॉटन एक ही पीढ़ी के थे। हालांकि दोनों की उम्र ज्यादा थी, लेकिन अगर उनकी भाभी सो रही होती तो उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होता। केइरा ने बस सिर हिलाया। सेलेना आपत्ति जताना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी इसका समय नहीं है,
इसलिए वह शोधकर्ता लोगनली की ओर केवल हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दे सकी कि उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। केइरा ने बड़ी सहजता से बूढ़ी श्रीमती हॉटन के कमरे में प्रवेश किया। शायद दरवाजे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। केइरा को देखते ही उसकी आंखों का भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया और केइरा के कुछ बोलने से पहले ही वह उत्साहित होकर बोली, मेरी पोती, अब मुझे याद आ गया। केइरा हैरान रह गई, क्या याद है? मुझे याद है कि कैसे तुम्हें और उस बदमाश को शादी का लाइसेंस मिला था। क्या उसे सब कुछ याद था? केइरा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अल्जाइमर की दवा इतनी तेजी से काम करेगी। अभी तो केवल 2 दिन ही हुए थे। हालांकि वह ये भी समझती थी कि दवा तंत्रिका पुनर्जनन को प्रोत्साहित करने और शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए डिजाइन की गई थी। बूढ़ी श्रीमती हॉटन को धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस आ रही थी। उन्हें याद था कि उनकी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई थी, क्योंकि वे उस समय को याद कर पाई थी। उसने पूछा, हमें विवाह प्रमाण पत्र कैसे मिला? बूढ़ी श्रीमती हॉटन बोलने ही वाली थी कि बाहर से सेलेना की उत्साहित आवाज आई, पर दादी जाग गई हैं। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने बीच वाक्य में रुककर बाहर देखा और पूछा, बाहर कौन है? केइरा ने बताया, ऐसा लगता है कि परिवार की दूसरी शाखा से रिश्तेदार आपसे मिलने आए हैं। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने तुरंत कहा, ओह, यह मेरा दूसरा भाई और उसका परिवार है। उसने केइरा का हाथ थपथपाया, तुम्हारी शादी का मामला तो बहुत लंबा है, उनके जाने के बाद इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। उनके बोलते ही दूसरी शाखा के कुलपति और नाथन अंदर आ गए। भाभी, दूसरी शाखा के कुलपति ने पुकारा। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने यहाँ आने की इतनी जहमत क्यों उठाई? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी शाखा के कुलपति ने भी उसकी ओर देखा। बूढ़ी श्रीमती हॉटन एक ऐसी भाभी थी जिनका श्रीमान हॉटन भी सम्मान करते थे और उनके प्रति उनके मन में गहरी भावनाएं थीं। जब उनके बड़े भाई का अप्रत्याशित निधन हुआ तब वह केवल 15 वर्ष के थे। उनके माता पिता की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उन्होंने सोचा कि उनकी भाभी अपने छोटे बच्चों को लेकर दूसरी शादी कर लेंगी, जिससे उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़ेगा। इसके बजाय, बिना किसी शिकायत के, उसने पूरे घर को अपने ऊपर ले लिया और उससे कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस भरने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। इसके बाद उसने नाथन को अपनी पीठ पर लादकर सड़क किनारे एक दुकान खोली। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस जमाने में दुनिया बहुत उथल पुथल भरी थी। एक बार उसने कुछ गुंडों को सुरक्षा के लिए पैसे वसूलने आते देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रसोई का चाकू उठाया और उन पर तानते हुए चिल्लाया, पैसे नहीं, लेकिन अगर तुम जान चाहते हो तो मेरे पास एक है। उन छोटे बदमाशों ने संदेश छोड़ा कि वे वापस आएंगे। एक रात देर से वे लोग उनके आंगन में कूद पड़े और खिड़कियों पर पत्थर फेंकने लगे। उसके तकिए के नीचे हमेशा एक चाकू रहता था। वह युवा और डरपोक था और एक बार उसने उससे कहा, उन्हें बस पैसे दे दो। लेकिन उसने कहा, बिल्कुल नहीं, वो पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए हैं। अगर हम उन्हें दे देंगे तो तुम अपनी ट्यूशन फीस कैसे भरोगे? यह उनकी परेशानियों में से सबसे छोटी थी। बाद में उन्होंने एक स्टोर खोला और कारोबार बढ़ता गया। स्नातक होने के बाद वे भी कंपनी में शामिल हो गए और साथ मिलकर उन्होंने हॉटन ग्रुप की स्थापना देखी। एक बार एक अधीनस्थ ने उन्हें सुझाव दिया कि एक महिला अध्यक्ष नहीं बन सकती और उन्हें सत्ता और लाभ के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उस अधीनस्थ को तुरंत बर्खास्त कर दिया। अन्य महिलाएं शायद ऐसा न कर पाएं, लेकिन उनकी भाभी निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। दुर्भाग्यवश बाद में उसके और नाथन के बीच मतभेद हो गया और उसकी उपस्थिति से कंपनी में नाथन का अधिकार प्रभावित हुआ। उन्होंने निर्णायक रूप से पद छोड़ दिया और कंपनी का पूरा नियंत्रण नाथन को सौंप दिया। श्री हॉटन ने बिना सोचे समझे नाथन का समर्थन कर दिया। अंततः नाथन के नियंत्रण को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने गृहनगर लौट गए। जब उसे पता चला तो उसने तुरंत ही उसके लिए वहां ऊंची दीवारों वाला एक भवन बनवा दिया। बीती बातें याद करके मिस्टर हॉटन की आंखें लाल हो गईं और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने बूढ़ी मिसेज हॉटन का हाथ थाम लिया और कहा, भाभी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं 90 साल का हो जाऊं तब भी मैं आपको भाभी कह सकूं। बूढ़ी श्रीमती हॉटन की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। वह अपने देवर के साथ अच्छी थी और उसके पास उसके बारे में कहने के लिए केवल अच्छी बातें थीं। उनके बहनोई उस युग के कुछ कॉलेज छात्रों में से एक थे और यदि वह क्लांस में रहते और किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश लेते तो निश्चित रूप से अब तक वह अछूते ऊंचाइयों पर पहुंच गए होते। लेकिन उन्होंने निर्णायक रूप से उस स्थिर नौकरी को छोड़ दिया जिसका उस समय हर कोई सपना देख रहा था और कंपनी को संभालने में उनकी मदद करने के लिए वापस आ गए। उसके लिए उसे शेयर देना ही उचित था। बाद में जब उसने लुइस को अपने भाई को सौंप दिया तो वह वास्तव में उम्मीदों पर खरा उतरा और उसने लुइस को फिर से चोट नहीं पहुंचने दी।
बूढ़ी श्रीमती हॉटन हंसी और बोली, ऐसा नहीं चलेगा, अगले 10 सालों में मैं 96 साल की हो जाऊंगी। क्या इससे मैं बूढ़ी नहीं हो जाऊंगी? श्री हॉटन ने कहा, एक परिपक्व उम्र तक जीने के बाद भी आप लंबी उम्र जी सकते हैं, और आपको लुईस के लिए अभी भी एक बेटा पैदा करना होगा। बूढ़ी श्रीमती हॉटन हंस पड़ी। दोनों के बीच कुछ बातचीत के बाद मिस्टर हॉटन ने कहा, वे मुझे डराना जानते हैं, कहते हैं कि तुम लगभग बच नहीं पाओगे, इसलिए मैं देखने आया हूं। लेकिन देखो, तुम अच्छा कर रहे हो। ये सुनकर नाथन ने कहा, अंकल, ये सब सेलेना के प्रयासों की बदौलत है। उन्होंने सेलेना को पास आने का इशारा किया और फिर पूरी घटना सुनाई। भावुक होकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। ये बच्ची कॉब परिवार में शादी करने वाली है। आमतौर पर वह दूरी बनाए रखती, लेकिन उसने कॉब परिवार से मदद मांगने के लिए इतनी दूर तक जाने की कोशिश की। अब वह भविष्य में वहां सिर ऊंचा करके नहीं बैठ पाएगी। सेलेना ने तुरंत कहा, दादाजी ऐसा मत कहिए, वह मेरी परदादी हैं और उनके लिए ये सब करना ही सही है। मिस्टर हॉटन ने तुरंत सेलेना की तारीफ की। वाह, मुझे बहुत खुशी है। निश्चिंत रहो, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारा दहेज काफ़ी ज़्यादा रखूंगा और मैं तुम्हें कॉब परिवार में बदनाम नहीं होने दूंगा। हमारा हॉटन परिवार भले ही कॉब परिवार से कमतर हो, लेकिन हम भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। सेलेना ने शर्म से काम लिया। ये शब्द सुनकर ओलिवर ने तुरंत कहा, अंकल, चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं सेलेना के लिए एक एहसान के तौर पर कुछ मांगना चाहता हूँ। श्री हॉटन ने तुरंत कहा, यह क्या है? ओलिवर ने कहा, तुम्हें पता है, सेलेना मेरी नाजायज़ बेटी है और वह इतने सालों से हमारा आदर करती आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका नाम पारिवारिक रजिस्ट्री में जोड़ दो। इतने बड़े परिवार के लिए परिवार रजिस्ट्री में दर्ज होने का मतलब था उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त करना। मिस्टर हॉटन एक पल के लिए झिझके, फिर तुरंत सिर हिला दिया। इस बच्ची ने अपनी परदादी के लिए जो स्नेह दिखाया है, उसे देखते हुए यही सही कदम है। जब मैं वापस आऊंगा तो उसका नाम जरूर लिखूंगा। फिर उसने सेलेना की तरफ देखा। हॉटन परिवार की संतान होने के नाते तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी कानून न तोड़ो, न ही हद से बाहर जाओ, और एक अच्छी इंसान बनो, समझी? सेलेना मुस्कुराई, बेशक, चिंता मत करो। इसके बाद ओलिवर ने नाथन को पीठ पर धक्का दिया। नाथन को इशारा समझ आ गया और उसने कहा, एक बार पारिवारिक रजिस्ट्री में शामिल हो जाने के बाद वह हॉटन परिवार की वैध पोती बन जाएगी और उसकी शादी क्लांस के कॉब परिवार में होगी। अंकल, मुझे लगता है कि उसे दहेज के तौर पर कुछ शेयर देना उचित होगा। मिस्टर हॉटन ने सिर हिलाया, ये तो उचित ही है। नाथन तुरंत खुश हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने मिस्टर हॉटन को पूछते सुना, आप उसे कितना देने की योजना बना रहे हैं? नाथन उलझन में था। खांसते हुए उसका मुंह फड़क उठा और उसने स्पष्ट किया, यह मैं नहीं हूं। मिस्टर हॉटन ने फिर उत्सुकता से ओलिवर की ओर देखा। फिर ओलिवर ने अजीब सी मुस्कान दी, मेरे नाम पर केवल 10% शेयर हैं, और हालांकि मैं उन्हें अपनी बेटी को देना चाहता हूं, लेकिन आखिरकार मेरा एक बेटा भी है। मिस्टर हॉटन असमंजस में पड़ गए। तो आप चाहते हैं कि मैं शेयर दे दूं? जैसे ही उन्होंने ये कहा, दूसरी शाखा से श्री हॉटन के साथ आए जूनियरों ने तुरंत नाथन और ओलिवर की ओर असंतोष से देखा। परिवार की पहली और दूसरी शाखाएं बहुत पहले ही अलग हो चुकी थीं। इसके अलावा श्री हॉटन के पास हॉटन समूह के केवल 15% शेयर थे। वे हॉटन परिवार को और ज्यादा कैसे दे सकते थे? ये तो नामुमकिन था। नाथन खुद अभी भी परिवार में अपने चचेरे भाइयों के सहयोग पर निर्भर था, इसलिए उसने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शेयर भविष्य में परिवार की दूसरी शाखा में चले जाएंगे। अंततः मिस्टर हॉटन को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी नज़रें बूढ़ी मिसेज हॉटन की ओर घुमा लीं। नाथन ने कहा, माँ ने पहले ही वादा किया था कि जब परिवार के छोटे सदस्यों की शादी होगी तो उन्हें शेयर मिलेंगे। जब जैक की शादी हुई तो उसकी पत्नी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं दिया। अब जब सेलेना कॉब परिवार में शादी कर रही है तो यह एक बड़ी बात है। माँ, आप सेलेना को कितना देने का इरादा रखती हैं? जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी वह बहुत ही उचित थी और कोई भी इसका खंडन नहीं कर सका। नाथन ने तुरंत हाथ हिलाया, ये कैसे संभव है? आपके शेयर भविष्य में परिवार की दूसरी शाखा को मिलने वाले हैं। अब श्री हॉटन को अंततः समझ आ गया और उन्होंने बूढ़ी श्रीमती हॉटन की ओर देखा। नाथन ने खुलकर बात करने का फैसला किया। मेरी माँ ने पहले ही वादा किया था कि जब परिवार की नई पीढ़ी की शादी होगी तो सभी को शेयर मिलेंगे। जब जैक की शादी हुई तो उसकी पत्नी मेरी माँ के साथ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने कोई शेयर नहीं दिए। अब सेलेना की शादी कॉब परिवार में होने वाली है, जो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। माँ, आप सेलेना को कितना देने की सोच रही हैं? ये प्रश्न इस प्रकार उठाया गया कि किसी के लिए भी इसका खंडन करना कठिन हो गया। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने अपना जबड़ा कड़ा कर लिया और भौहें सिकोड़ लीं। पिछली बार लुईस ने नाथन से उसके 2% शेयर धोखाधड़ी से छीन लिए थे, जिसके बाद उसके नियंत्रण वाले शेयरों की संख्या 53% हो गई थी।
यदि वह 3% से अधिक शेयर दे देती तो यह संभावना थी कि लुईस को कंपनी में अनियंत्रित स्थिति का सामना करना पड़ता। जब बूढ़ी श्रीमती हॉटन इस बात पर परेशान थी कि क्या करें, तो लुईस ने कहा, 2%। मैं सोचना, ऐसा लग रहा था जैसे वह वही 2% वापस दे रहा था जो नाथन ने उसे पहले दिया था। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, नाथन ने व्यंग्य किया, लुईस, क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारी दादी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2% है? लुईस ने भौहें चढ़ाईं। केइरा ने मौके का फायदा उठाते हुए बीच में ही बोल दिया, हम बात कर रहे हैं उस दहेज की जो सेलेना शादी के बाद अपने साथ ले जाएगी। इसका दादी की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या सेलेना सिर्फ शेयरों के लिए दादी की दवा ढूंढने में मदद कर रही है? क्या दादी की जिंदगी शेयरों में आंकी जा सकती है? नाथन के पास कहने को शब्द नहीं थे। ओलिवर ने उसकी ओर तेजी से देखा, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि लुईस की पत्नी अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय है और ज्यादा बात नहीं करती। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी तीखी बात करेगी। और सोचिए, संकोची लुईस ने ऐसी दुल्हन से शादी कर ली। गुस्से से लाल होकर उसने जैक की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखा, जिसे सब भूल गए थे, और सोचने लगा कि शादी के वक्त वह कितना समझदार हो गया था। अगर वह केइरा से शादी कर लेता तो वह अब तक परिवार की पहली शाखा के लिए एक बड़ी संपत्ति बन चुकी होती। नाथन और ओलिवर के अवाक रह जाने के बाद सेलेना ने आह भरी। जाहिर है, मेरा यह मतलब नहीं था। मैंने सुना था कि हमारी परदादी की बीमारी बिगड़ गई है, इसलिए मैंने कॉब परिवार से विनती की। बस, उसने धीरे से आह भरी और परेशान सी लग रही थी। मैं असल में पारिवारिक शेयरों के पीछे नहीं हूँ, लेकिन इस दवा को पाने के लिए कॉब परिवार ने बहुत कुछ किया और मिस्टर ली ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। अंत में कॉब परिवार को शेयरों का 3% देने का वादा किया गया। उसके चेहरे पर कड़वाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। आखिरकार मेरी उनसे अभी शादी नहीं हुई है। कॉब परिवार के लिए मेहनत करना ठीक है, लेकिन उन्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने खुद से कहा कि हम, हॉटन परिवार, इन शेयरों का भुगतान करेंगे। उसने ओलिवर की तरफ चिंता से देखा। पापा, मुझे पता है कि हॉटन परिवार के शेयर देने का वादा करना मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे डर था कि अगर हम यह मौका चूक गए तो शायद दवा ही न बचे, इसलिए। उसने अपना सिर नीचे किया और एक आह भरी। ओलिवर तुरंत उसकी बात समझ गया और बोला, तुमने बिल्कुल सही किया। चूंकि वादा किया गया है, इसलिए हमें ये शेयर देने ही होंगे। अगर ये 3% परिवार से नहीं आ सकते तो मैं खुद दे दूंगा। कम से कम मैं अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नाथन गुस्से से बोला, बकवास। तुम्हारे पास तो पहले से ही इतने कम शेयर हैं। अगर तुम 3% दे दोगे तो भविष्य में कंपनी में तुम्हारा क्या होगा? वह बूढ़ी श्रीमती हॉटन की ओर मुड़ा। माँ, ये शेयर तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने उपहास किया। पहली शाखा नाटक कर रही थी। क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि वह इसे नहीं देख सकती? दवा के लिए भुगतान करना समझ में आता है, लेकिन इसके लिए शेयर कौन देगा? ये तो पहली शाखा द्वारा शेयर मांगने का एक बहाना मात्र था। श्री हॉटन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सेलेना, कौन शेयर का इस्तेमाल दवा खरीदने के लिए करेगा? यदि आप ऐसा कहेंगे तो बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना? सेलेना ने तुरंत लोगन ली की ओर देखा। मिस्टर ली यहीं हैं, हर कोई उनसे पूछ सकता है। लोगन ने गला साफ किया। मिस्टर हॉटन, यही तो मेरा अनुरोध था। आपको शायद पता नहीं होगा कि क्लांस में बहुत से लोग इस संस्थान में जगह पक्की करना चाहते हैं। इनमें रईस और बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। हमारे डायरेक्टर उनमें से किसी को भी नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए डर के मारे उन्होंने पीछे हटकर सीटों का चुनाव नोरा पर ही छोड़ दिया। इस पर वह कड़वाहट से मुस्कुराया। नोरा बहुत रहस्यमयी है, मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई जानता होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे सब पहले भी बूढ़ी मिसेज हॉटन के लिए दवा ले चुके थे, इसलिए जाहिर है वे समझते थे कि इस नोरा से मिलना कितना मुश्किल था। कहा जाता था कि सिर्फ कोरी मिल्स ही उससे व्यक्तिगत रूप से मिले थे और उसकी पहचान जानते थे। लेकिन कोरी चुप रहा। कोई भी पूछता, वह कुछ नहीं बताता। नोरा निष्पक्ष और न्यायप्रिय थी। वह मामलों के आधार पर ही स्थान चुनती थी तथा व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखती थी। लोगन ने आगे कहा, तो ये जगह असल में डीन मिल्स ने सुरक्षित की थी। मैंने उनसे नोरा से बात करने की विनती की। आखिरकार नोरा ने सिर्फ 3% शेयर मांगने की बात कही, इसलिए शर्तें थोड़ी कठोर लग सकती हैं। ये सुनकर श्री हॉटन को तुरंत विश्वास हो गया। पैसे से कुछ भी हो सकता है। जहां तक स्थान न मिलने की बात है तो इसका कारण केवल ये था कि प्रस्तावित धनराशि पर्याप्त नहीं थी। हॉटन ग्रुप के 3% शेयरों का बाजार मूल्य कई $100 मिलियन था। यहां तक कि क्लांस के कुलीन वर्ग भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी ऊंची कीमत पर शायद केवल क्रेरा का हॉटन परिवार ही इसे खरीदेगा। इससे बाद में स्थानों के चयन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लुईस ने तब भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि नोरा उस प्रकार की व्यक्ति नहीं थी, क्योंकि उसने स्वयं निजी तौर पर इससे भी अधिक कीमत की पेशकश की थी और उसने नरमी नहीं दिखाई थी। तब केइरा ने उपहास किया।
ये लोगन ली वास्तव में उसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, नोरा ने कभी ऐसी शर्तें नहीं रखीं और तुम बकवास कर रही हो। लोगन ने उसकी ओर देखा और बेबसी से कहा, श्रीमती हॉटन, ये शर्त निजी थी। उन कुछ परिवारों के अलावा यह ऐसी बात नहीं है जो कोई भी सुन सके। सेलेना ने तुरंत कहा, आंटी केरा, उच्च समाज में तरह तरह के अलिखित नियम होते हैं। ये शब्द सुनकर मैं भी दंग रह गई थी। नाथन ने व्यंग्य किया, एक छोटे से परिवार से होने के नाते तुम्हें ये बातें सुनने का क्या अधिकार है? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यूं ही बातचीत में मत कूदो। लुईस ने तुरंत आपत्ति जताई, मेरे दादाजी की पीढ़ी भी छोटे घराने से थी, क्या आप दादाजी का भी अनादर कर रहे हैं? नाथन अवाक था। लुईस ने व्यंग्य किया, अगर आप 3 पीढ़ियों पीछे जाकर गिने तो हम सब किसान थे, इसलिए यहाँ दूसरों को नीची नज़र से मत देखिए। ओलिवर ने उपहास किया, लुईस, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते। सब लोग वर्तमान को देखते हैं। उसके पूर्वजों ने ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की? वह अच्छे परिवार में क्यों नहीं पैदा हुई? अगर वह क्लेंस के 5 बड़े परिवारों में से किसी एक में पैदा होती तो उसे ऐसी बातें सुनने का हक होता। उसने केइरा की तरफ देखा, अगर तुम उस स्तर की नहीं हो तो यहाँ शर्मिंदा मत हो। लोगन भी मुस्कुराया। फिर केइरा ने अपना फ़ोन निकाला। क्या इत्तेफाक है, मैं कोरी को जानती हूँ। डीन मिल्स, मुझे फ़ोन करके पूछ लेने दो। उसने कोरी का नंबर डायल किया। ये दृश्य देखकर लोगन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा और केइरा का मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगा। लुईस आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी फ़ोन की घंटी बजी। केइरा ने स्पीकर चालू किया और सामने वाले के बोलने से पहले ही बोली, डीन मिल्स, श्री लोगन ली ने कहा था कि आपने दवा के लिए 3% शेयर मांगे थे। क्या ये सच है? कोरी ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। क्या हमारी बायोटेक कंपनी के पास इतना स्टॉक नहीं है? ये तो बेतुका है। ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? केइरा ने फिर लोगन की ओर देखा। लोगन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी चिंतित अभिव्यक्ति में बड़ा परिवर्तन आ गया था। अन्य लोग शायद कोरी की आवाज़ नहीं पहचान पाए, लेकिन उसने पहचान लिया। केइरा ने उदासीनता से कहा, ठीक है, मुझे ये बात समझाने के लिए शुक्रिया। उसने फ़ोन रख दिया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लोगन की ओर देखा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? सेलेना बोली, आंटी केइरा, क्या अभी वो कोरी था? आपसे बात करते हुए वो काफ़ी विनम्र लग रहा था, लेकिन क्या डीन मिल्स अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते? ओलिवर ने उपहास किया, ये निश्चित रूप से असली डीन मिल्स नहीं था, यह एक मजाक था। कौन जानता है कि वह किसके साथ खेल रही है और फ़ोन पर कोरी होने का नाटक कर रही है? क्या ऐसा है? केइरा ने लोगन को उदासीनता से देखा। हो सकता है दूसरे लोग डीन मिल्स को न पहचान पाएं। आवाज़, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए, है ना? लोगन अभी भी जिद्दी था। आवाज़ थोड़ी बहुत उसकी जैसी लग रही थी, लेकिन आजकल बहुत घोटाले होते हैं। मैंने सुना है कि वे न सिर्फ दिखावे का दिखावा करते हैं, बल्कि आवाज़ें भी। क्या मुझे डीन मिल्स को एक और फ़ोन करना चाहिए? उससे अपनी पहचान साबित करने को कहूँ? केइरा ने फिर अपना फ़ोन निकाला। लोगन घबरा गया और तुरंत हाथ हिला दिया। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीन मिल्स की आवाज़ बहुत खास है, अभी तो डीन मिल्स ही थे। सब ने उसकी ओर देखा। एक क्षण सोचने के बाद लोगन ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि 3% शेयर नोरा के लिए नहीं थे। उन्होंने और सेलेना ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर साफ कहा, यह मेरे लिए था। इस बयान पर सभी लोग चौंक गए। ओलिवर ने पूछा, क्या? सेलेना बोली, लोगान, तुम क्या कह रहे हो? क्या कोई गलतफहमी है? लोगन ने कहा, कोई गलतफहमी नहीं है, मैं ही तो चाहता था, क्योंकि मैंने ही दवा चुराई थी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सभी लोग चौंक गए। लेकिन लोगन ने केइरा की ओर देखा और कहा, तुम कोई वैज्ञानिक शोधकर्ता नहीं हो और न ही हमारे उद्योग के बारे में कुछ जानती हो। क्लांस रिसर्च इंस्टीट्यूट में नोरा के अधीन काम करना हर किसी का सपना होता है। मैंने इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिए बहुत प्रयास किया। हालांकि मैं अपनी चचेरी बहन और मिस सेलेना के अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर सका, खासकर जब ये श्रीमती हॉटन के जीवन से जुड़ा था। लोगन ने सेलेना की तरफ देखा। लेकिन मैंने ड्रग चुराई है और बाद में इस गलती को छुपाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और शायद इसे छुपाना नामुमकिन भी हो, क्योंकि मैं पकड़ा भी जा सकता हूं और नौकरी से निकाला भी जा सकता है। इंडस्ट्री में मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपना पूरा जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान में बिताया है और अगर मैं इसे जारी नहीं रख पाया तो मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये 3% शेयर मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं कि मैं भविष्य में अपना खर्च उठा सकूं। सेलेना तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उन 3% शेयरों के लिए उसने अनुरोध किया था और लोगन से यह मान करवाना हॉटन परिवार पर दबाव बनाने का एक तरीका था। सेलेना ने झट से कहा, लोगान, तुमने सचमुच बूढ़ी मिसेज हॉटन के लिए अपना भविष्य कुर्बान कर दिया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। लोगन ने हाथ हिलाया, इसका जिक्र मत करो।
फिर उसने लुईस की ओर देखा। बूढ़ी मिसेज हॉटन की जिंदगी के बदले 3% शेयर, तुम इसे खरीदोगे या नहीं? अगर नहीं, तो मैं और दवा नहीं लाऊंगा और बाकी 3 खुराकों की भरपाई का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इन्हें बूढ़ी मिसेज हॉटन के लिए एक तोहफा समझो। सेलेना ने जल्दबाजी का दिखावा तो किया, लेकिन उसके नतीजे भी बताए। लेकिन लोगन, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर हम दवा शुरू करते हैं तो हमें पूरा कोर्स पूरा करना होगा? अगर इसे बीच में ही रोक दिया गया तो मरीज की हालत बहुत तेजी से बिगड़ सकती है। लोगन ने कहा, बिल्कुल। बूढ़ी श्रीमती हॉटन के पास पहले सिर्फ 1 या 2 महीने बचे थे, लेकिन अगर अब दवा बंद कर दी जाए तो उनके पास सिर्फ 1 या 2 हफ्ते ही बचे होंगे। ये सुनकर नाथन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बूढ़ी श्रीमती हॉटन की ओर देखा। मिस्टर हॉटन की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। बूढ़ी मिसेज हॉटन के बारे में बुरी खबर सुनकर उन्हें पता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कम होगा। उन्होंने कहा, ये दवा खरीदो, हमें इसे खरीदना ही होगा। अगर तुम सब शेयर नहीं बेचोगे तो मैं बेच दूंगा। श्री हॉटन के पीछे खड़े लोग चिल्लाए, पिताजी। वे स्पष्टतः ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। ओलिवर को अपनी इस दादी से कोई लगाव नहीं था। ये देखकर कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, वह सीधे लुईस की ओर मुड़ा। लुईस, जब से सेलेना को मिस्टर लोगनली मिले हैं, परिवार की पहली शाखा ने दादी के प्रति अपना फर्ज निभाया है। मैं सचमुच 3% शेयर नहीं दे सकता। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम दादी को बचाना चाहते हो या नहीं। सभी की निगाहें तुरंत एक साथ लुईस की ओर मुड़ गईं। ये लोगन ही था जिसने यहाँ शेर जैसी मांग की थी, फिर भी सभी की निगाहें उसकी निंदा करती दिख रही थीं। केइरा को यह विडंबनापूर्ण लगा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने कहा, मुझे इस दवा की ज़रूरत नहीं है। इस बयान ने सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया। बूढ़ी श्रीमती हॉटन बोली, मैं इस उम्र तक जी चुकी हूँ, अब किस बात से चिपके रहना है? 3% शेयर खर्च करके 2 साल और जिंदगी खरीदना बेकार है। मेरे इस टूटे हुए शरीर के लिए तो जीना बस कष्ट ही है। नहीं, मिस्टर हॉटन ने सबसे पहले आपत्ति जताई, बहन, भले ही 2 साल के लिए ही सही, आपको हमारे साथ रहना होगा। हाँ माँ, तुम्हें तो अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, नाथन भी बोला, फिर गुस्से से लुईस की तरफ मुड़ा। लुईस, दादी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी रही हैं और तुम 3% शेयर भी नहीं दे सकते। क्या तुम सचमुच उन्हें मरते हुए देखना चाहते हो? लुईस ने अपने सामने खड़े लोगों के समूह को देखा, उसकी निगाहें भारी हो गईं। यदि उन्होंने 3% शेयर छोड़ दिए तो हॉटन समूह के अध्यक्ष के रूप में उनका पद खतरे में पड़ जाएगा और परिवार की पहली शाखा निश्चित रूप से परेशानी पैदा करने का अवसर लेगी। लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। यदि उसकी दादी न होती तो वह हॉटन ग्रुप को नहीं चाहता, भले ही वह उसे मुफ्त में मिल जाता। क्या ये शेयरों का मात्र 3% था? उसने कहा, मैं नहीं। केइरा ने उसे बीच में ही टोक दिया और दृढ़ता से उसके सामने आ गई। शेयर चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम नहीं देंगे। नाथन गुस्से से आग बबूला हो गया, क्या कहा तुमने? कृतघ्न कमीने। इस बार मिस्टर हॉटन भी नाराज हो गए। लुईस की बीवी, तुमने तो मुझे बहुत निराश किया। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं दूंगा। ये सुनकर ओलिवर के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। लुईस के पास 53% शेयर होने का कारण यह था कि श्री हॉटन ने श्रीमती हॉटन के प्रति सम्मान के कारण अपने शेयरों का प्रबंधन लुईस को सौंप दिया था। चाहे शेयर किसी ने भी दिए हों, उनकी हिस्सेदारी समान होगी। लेकिन ये सुनकर केइरा ने कहा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर हॉटन साफ गुस्से में थे, उसे घूर रहे थे, तुम सब बड़ी हो गई हो और तुम्हें अब दादी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी अपनी भाभी की ज़रूरत है। क्या अब मैं अपने शेयरों के बारे में भी फैसला नहीं ले सकता? फिर वह लेवी की ओर मुड़ा, लेविस, क्या आपकी पत्नी ने जो कहा वह आपकी भी राय है? बिल्कुल नहीं। केइरा ने यह निर्णय लेने से पहले लुईस को कुछ नहीं बताया था। लेकिन लुईस ने केइरा की तरफ देखा और उसका शांत व्यवहार देखकर, बिना ये जाने कि वह क्या सोच रही है, बस सिर हिला दिया। हाँ, तुम। मिस्टर हॉटन गुस्से से कांपते हुए खड़े हो गए। लुईस, तुम बचपन से ही अपनी दादी पर निर्भर रहे हो और सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए तुम उन्हें छोड़ दोगे। तुमने मुझे सचमुच निराश कर दिया है। नाथन ने आग में घी डालते हुए कहा, चाचा, मैंने पहले भी कहा था, वह जानवर से भी बदतर है। जैसे ही ओलिवर कुछ कहने वाला था, बटलर बाहर से दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, बुरी खबर। सब लोग उसकी ओर देखने लगे, क्या हुआ? बटलर ने कहा, बाहर कोई व्यक्ति आया है जो खुद को कोरी मिल्स बता रहा है और कह रहा है कि वह प्लांट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन है। डीन मिल्स। सभी लोग थोड़ा चौंक गए। हालांकि लुईस को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने सीधे केइरा की ओर देखा। दरअसल उसने उसके चेहरे पर आश्चर्य का कोई संकेत नहीं देखा और वह थोड़ा सा भौहें चढ़ाए जैसे कि वह कुछ समझ गया हो। उसने सीधे बटलर से कहा, अगर वो यहाँ है तो यही है। दिक्कत क्या है? बटलर ने अपना पसीना पोंछा और फिर कहा, नहीं, बात यह है कि उनका दावा है कि किसी ने उनके शोध संस्थान से चोरी की है। वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को लेकर आए हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी के चेहरे पर नाटकीय परिवर्तन आ गया। लोगन ने गहरी सांस ली और फिर केयरा की तरफ देखा। तुम ही थी, तुम कोरी मिल्स को जानती हो, तो तुम ही हो जिसने मेरी शिकायत की थी, है ना? लुइस ने गुस्से से भरी गहरी आवाज में कहा, बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाओ। लेकिन लोगन गुस्से से आग बबूला हो गया। दवा मेरे नियंत्रण में है और हमेशा तिजोरी में बंद रहती है। डीन मिल्स और मेरे अलावा कोई भी इसे नहीं खोल सकता। चूंकि डीन मिल्स इस समय ओशनियन में है, तो उसे कैसे पता चलेगा जब तक कि वह उसे बताए नहीं। उसके बाद लोगन ने केयरा की तरफ देखा। अगर मैंने ड्रग चुराई भी थी तो वो बूढ़ी मिसेस हॉटन के लिए थी। क्या तुम सब शेयर देने से बचना नहीं चाहती? तो चलो अच्छे रिश्ते बनाकर अलग हो जाते हैं। मेरी शिकायत क्यों कर रही हो? सेलेना ने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा, और किस लिए? उसे डर है कि मेरे दूसरे परदादा शेयर बांट देंगे। इस तरह किसी को शेयर बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना सुविधाजनक है। उसने चुपचाप आह भरी और लुइस और केयरा की तरफ देखा। चाचा चाची, रिसर्च इंस्टीट्यूट में दवाओं पर सख्त नियंत्रण है। ऐसा करके आप परदादी की जिंदगी की डोर काट रहे हैं। नाथन गुस्से में गालियां दे रहा था। लुइस, कमीने कमीने, अगर लोगन ने भी कानून तोड़ा था तो वो तुम्हारी दादी के लिए था। एक बाहरी आदमी तुम्हारी दादी के लिए इतनी हद तक जा चुका है, तुम्हारा क्या? क्या किसी कुत्ते ने तुम्हारी ज़मीर खा ली? ओलिवर ने तब अशुभ भाव से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि शायद लुइस को इस बारे में पता नहीं था। शायद ये सब उसकी पत्नी द्वारा रचा गया था। ये शब्द सुनकर नाथन और भी भड़क गया। लुइस, तुम्हें इसके बारे में पता है या नहीं? अगर तुम्हें नहीं पता और ये सब तुम्हारी पत्नी की करतूत है तो उसे अभी यहीं तलाक दे दो। हम, हॉटन परिवार, उसके जैसी बदतमीज बहू नहीं चाहते। केयरा ने कुछ नहीं कहा, बस लुइस की ओर देखा। वह दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहती थी, लेकिन लुइस को कुछ बातें समझानी जरूरी थीं। वह अभी बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि लुइस उसके सामने आया और बोला, ये हमारा संयुक्त निर्णय था। केयरा दंग रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुइस उस पर इतना भरोसा करेगा। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई, फिर भी उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कुराहट आ गई। लुइस की बातें सुनकर मिस्टर हॉटन ने अपना बेत उठाया और उस पर प्रहार करने का लक्ष्य बनाया। कृद्धन प्राणी, लुइस, तुम कृद्धन पुत्र, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुइस ने अपने दादाजी के वार को नहीं टाला, क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति थे, और यदि वह टालते तो वृद्ध व्यक्ति की पीठ में चोट लग सकती थी और यह विनाशकारी हो सकता था। बेत उस पर लगने ही वाला था कि केयरा आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया। मिस्टर हॉटन ने उसे घूरा। उनका बूढ़ा चेहरा क्रोध से जुरीदार हो गया और चिल्लाए, तुम क्या कर रही हो? केयरा ने आह भरी, दादाजी, चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। डीन मिल्स को अंदर आने दीजिए, मैं वादा करती हूं कि कोई ना कोई मोड़ जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर हॉटन गुस्से से चिल्लाए, अब क्या मोड़ आ सकता है? पुलिस आ गई है और मिस्टर ली को ले जाएगी। दवा का क्या होगा? क्या हमें उसे छिपा देना चाहिए? लोगन ने व्यंग्य किया, अगर तुमने दवा छिपा भी दी तो बाकी का क्या? मैं तो लाया ही नहीं। इसके बाद मिस्टर हॉटन ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, लुइस, केयरा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? हालांकि बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने कहा, जीजा जी, उन्हें डांटना बंद कीजिए। लुइस और केयरा उस तरह के बच्चे नहीं हैं। उन्हें ऐसा करना ही था। नाथन ने व्यंग्य किया, माँ, ऐसे समय में उसे 20% से ज्यादा शेयर देने के बावजूद वह 3% भी देने को तैयार नहीं है। आप अब भी उसके पक्ष में कैसे बोल सकती हैं? ओलिवर ने डरावने स्वर में कहा, दादी, असल में अगर लुइस सचमुच उन शेयरों को देने को तैयार नहीं है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। बस अफसोस की बात है कि अब पुलिस भी इसमें शामिल है। हमारे पास वह मौका भी नहीं है। जब वे बातचीत कर रहे थे, बटलर पहले ही डीन मिल्स और पुलिस अधिकारियों को अंदर ले जा चुका था। अंदर आते ही कोरी ने सीधे लोगन को घूरा। देखो लोगन, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था कि कॉब परिवार का दूर का रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कल केयरा ने जो कहा उसे सुनने के बाद उन्होंने सोचा कि यह एक गलतफहमी थी और वे रात में ही क्लैंस के पास वापस आ गए। लेकिन जब उन्होंने वह तिजोरी खोली जिसमें दवाएं रखी हुई थीं, तो उन्होंने पाया कि 50 खुराकों का पूरा बैच गायब था। वह उसी समय पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह नोरा को स्पष्टीकरण देने के लिए रातों रात वापस आ गया। ये सुनकर लोगन ने तुरंत कहा, डीन मिल्स, मुझे समझाने दो। मैंने ये किसी को बचाने के लिए किया था। इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। अधिकारी, सबूत ठोस हैं, इसे ले जाए, कोरी ने आदेश दिया। नोरा के सामने कोरी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चोरी हुई दवाओं की कीमत अथाह है। पुलिस ने हमें मूल्यांकन करने को कहा है। दवाएं अभी बाजार में नहीं आई हैं, इसलिए कोई कीमत तय नहीं की गई है। ये बात वास्तव में केयरा को सुनाने के लिए थी। केयरा ने नाक भान सिकोड़ी। अभी तो मिस्टर ली 3% शेयर मांग रहे थे। जरा देखूं तो।
हॉटन ग्रुप के 3% शेयर कितने अरब डॉलर के हैं? उसने अपना सिर घुमाकर लुइस की ओर देखा। लुइस ने साथ में खेलते हुए कहा, ये लगभग। नहीं नहीं, लोगन घबरा गया। अब उसके अपराध का फैसला ड्रग्स की कीमत के आधार पर होगा। अगर वह सचमुच अरबों की होती तो उसे उम्रकैद की सज़ा हो सकती थी। उसने सीधे सेलेना की ओर देखा और चिल्लाया, मैंने 3% शेयर नहीं मांगे थे, वही तो चाहती थी। मैंने एक पैसा भी नहीं लिया, मैं तो बस कोब परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकती हैं, हाल ही में कोई बड़ी रकम नहीं आई है। वह कथन सत्य था। कोब परिवार का दूर का रिश्तेदार होने के नाते वह इस घटना का उपयोग उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कर सकता था, जिसका भविष्य में मूल्य अथाह था। उसके शब्दों से सेलेना का चेहरा पीला पड़ गया। सेलेना की सारी साजिशों का पर्दाफाश होते देख केयरा आखिरकार संतुष्ट हो गई। उसने मजाक उड़ाया, अच्छा चलो, ड्रग्स रिलीज होने के बाद बाजार की कीमत का 100 गुना हिसाब लगाते हैं। जो क्लिनिकल दवाएं जारी नहीं की गई हैं वे निश्चित रूप से बाजार में उपलब्ध दवाओं की तुलना में अधिक महंगी हैं। कोरी ने समझ लिया और पुलिस को एक आंकड़ा बताया जो बहुत अधिक नहीं था, अधिक से अधिक। इसके लिए लोगन को 2 से 3 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन उद्योग जगत में लोगन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई और जेल से बाहर आने के बाद वह कभी भी शोधकर्ता नहीं बन पाया। यह उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। लोगन को पुलिस जल्द ही ले गई, केवल हॉटन परिवार के सदस्य ही वहां रह गए। बूढ़ी मिसेज हॉटन ने व्यंग्य किया, तो लोगन बिल्कुल नासमझ नहीं था, बल्कि सेलेना पैसे चाहती थी। ये क्या है? जब परिवार की पहली शाखा मेरे लिए दवा ढूंढ रही है तो क्या हमें पैसों के मामले में इतना स्पष्ट होना जरूरी है? सेलेना कागज की तरह पीली पड़ गई। ओलिवर ने शर्माते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, दादी, क्या आप अब भी हमें ही दोष दे रही हैं? कोई बात नहीं, सेलेना ने आपके लिए दवा ढूंढ ली है। अगर लुइस पहले ही शेयर देने को तैयार हो जाता तो हमारे बीच ये सब नहीं होता। अब देखो क्या हुआ, दवाएं खत्म हो गईं। नाथन ने भौहें चढ़ाईं। लुइस, सिर्फ शेयर्स की खातिर क्या तुम अपनी दादी की जान की परवाह नहीं करोगे? तुम सच में बेरहम और निर्दयी हो। तुम बेरहम और बेवफा हो। मेरा ऐसा बेटा नहीं है। मिस्टर हॉटन ने भी अपनी बेद जमीन पर पटक दी, सचमुच बहुत चिंतित और परेशान। लुइस, अगर तुम्हें पता भी था कि ये एक जाल है, अगर तुम्हें पता भी था कि ये पहली शाखा की साजिश है, तो क्या इतना निर्दयी होने की जरूरत थी? अब हम क्या करें? दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, तुम अपनी भाभी को क्या जवाब दोगे? लुइस ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास से केयरा की ओर देखा। दरअसल अगले ही पल उसने शांति से कहा, किसने कहा कि दवाएं खत्म हो गई हैं? क्या वे अब वितरित नहीं की गई हैं? जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। मिस्टर हॉटन ने तुरंत कहा, आपका क्या मतलब है? क्या क्लांस की दवा अब खरीदी और बेची जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ओलिवर ने राहत की सांस ली। अगर इसे खरीदा नहीं जा सकता तो तीसरी दवा तो पुलिस ने पहले ही तस्करी के सामान के तौर पर ले ली है, तो और दवा कहाँ से आएगी? फिर केयरा ने कोरी की ओर देखा। वह वास्तव में कोई बहाना नहीं बना पाई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि स्थिति के बारे में क्या कहना है, इसलिए उसने अब तक इस मुद्दे को उठाने से परहेज किया था। लेकिन कोरी स्थिति को संभालने में सक्षम था। दरअसल कोरी मुस्कुराते हुए तुरंत आगे बढ़ा और उसे निराश किए बिना उसने बात शुरू की। बात यह है, मिस ऑल्सेन ने पहले ही श्रीमती हॉटन का मेडिकल केस हमारे संस्थान में जमा कर दिया था। सच कहूं तो 86 साल के बुजुर्ग के लिए ज़्यादा दवाइयां लेना ज़्यादा असरदार नहीं होता और वे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही जीने की उम्मीद कर सकते हैं। आमतौर पर हम उस उम्र के किसी व्यक्ति को जगह नहीं देते। लेकिन कोरी ने आगे कहा, देखो, मिस ऑल्सेन के पास मेरा नंबर है और वो मुझे रोज़ फ़ोन करती थी, गंभीरता से, भावुक शब्दों में। ऐसे उत्कृष्ट गुणों वाले व्यक्ति से मिलना दुर्लभ है। मिस ऑल्सेन बहुत ही सौम्य और गुणी हैं और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छी पत्नी और प्यारी माँ हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। केयरा ने जब देखा कि वह लगातार बोल रहा है और आगे भी बोलने वाला है तो अचानक खांसने लगी और उसे सतर्क दृष्टि से देखा। कोरी ने तुरंत इशारा समझ लिया और तुरंत भाषण बीच में ही रोक दिया। संक्षेप में, मैं मिस ऑल्सेन से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैंने नोरा से एक अनुरोध किया। नोरा को 86 साल के किसी व्यक्ति का अध्ययन करना महत्वपूर्ण लगा और इसलिए हमारे संस्थान ने बूढ़ी श्रीमती हॉटन को एक स्थान देने का फैसला किया। इस बयान से सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मिस्टर हॉटन को विशेष रूप से अविश्वास हुआ। उन्होंने केयरा की ओर देखा और तुरंत अजीब तरीके से कहा, केयरा, ये तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो तुम्हें गलत समझा था। पता चला कि तुम इतनी दूर चली गईं। केयरा ने कुछ नहीं कहा। कुआं, इससे पहले कि कोरी ने बताया कि यही कारण था, वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह क्या कहानी गढ़ेगा। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने तुरंत कहा, जीजा जी, मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत आवेगी हैं। केयरा मेरी पोती है जिससे मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मिस्टर हॉटन उसके पास बैठ गए।
अब मुझे सच में यकीन हो गया। भाभी, आपने लुइस के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ ली है। वे दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। इस बीच ओलिवर और नाथन ऐसे लग रहे थे जैसे उनके चेहरे लोहे के बने हों। लुइस ने उन्हें घूरते हुए कहा, पिताजी, बड़े भाई, अभी अभी आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं सुना और केयरा को कोस रहे थे। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप उससे माफ़ी मांगें? नाथन का गला रुंध गया। ओलिवर ने आह भरी, लुइस, अगर तुम लोगों ने शुरू से ही चीज़ें साफ साफ समझा दी होती तो सबको गलतफहमी से बचाया जा सकता था। यह अच्छी बात है कि केयरा को जगह मिल गई, लेकिन इसे क्यों छिपाया? क्या फ़ायदा था? नाथन ने तुरंत बहाना बनाते हुए ठंडी खींच भरी। ठीक है, क्या तुमने जानबूझकर साफ साफ जवाब नहीं दिया? अगर तुम्हें स्लॉट मिला है तो बता दो। इतनी गोपनीयता क्यों? हमारे साथ खेल खेलना क्या मजाक है? क्या यह उन पर दोष मरने जैसा था? केयरा अवाक रह गई, लेकिन फिर लुइस ने सेलेना की तरफ देखा। अगर हमने ऐसा न किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारी प्यारी पोती, मेरे बड़े भाई की नाजायज़ बेटी, अभी भी विरासत में हिस्सा पाने के ख्याल रखती है? केयरा ने सहमति में सिर हिलाया। सेलेना, अगर तुम हिस्सा चाहती हो तो कह दो। इतनी गोपनीयता क्यों? क्या अपने पिता और दादा के साथ खेल खेलना मज़ेदार है? नाथन हक्का बक्का रह गया। वे शब्द इतने परिचित क्यों लग रहे थे? ओलिवर ने भी अपना जबड़ा तान लिया। सेलेना को बहुत अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला, सिर झुकाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कॉब परिवार में शादी करने वाली हूँ, लेकिन मेरे परिवार ने मेरे लिए दहेज की तैयारी नहीं की है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और अब ली को मैंने फंसा लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉब परिवार को कैसे समझाऊं। भूल जाओ, इस शादी का मतलब था अपनी औकात से ऊपर उठना। तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये शब्द छोड़कर उसने शर्म और आक्रोश का भाव बनाया, अपना चेहरा ढक लिया और रोते हुए बाहर भाग गई। नाथन ने चिंतित होकर कहा, वह शादी कैसे नहीं कर सकती? ओलिवर, जाकर सेलेना को दिलासा दो। हॉटन परिवार और कॉब परिवार के बीच विवाह के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। उससे कहो कि परिवार के शेयर उसके लिए जरूर तैयार होंगे। ओलिवर अपनी बेटी की बहुत परवाह करता था और इसके अलावा उसकी वापसी के बाद से उसने लुइस और केयरा को दबा दिया था। कम से कम आज से पहले तो वह बूढ़ी श्रीमती हॉटन के आंगन पर भी नियंत्रण करने में कामयाब हो गई थी। इसलिए वह तुरंत उसके पीछे भागा। लुइस और केयरा ने एक दूसरे को देखा और फिर मिस्टर हॉटन और बूढ़ी मिसेज हॉटन को बातचीत करने के लिए छोड़ दिया और सेलेना के पीछे बाहर चले गए। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सेलेना सिसकते हुए कमरे में अपना सामान समेट रही है, मानो उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो, और ओलिवर से कह रही है, पिताजी, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ये कहने के बाद उसने 2 बड़े सूटकेस उठाए और बाहर जाने लगी। लेकिन लुइस और केयरा ने उसे रोक दिया। सेलेना ने उन्हें दयनीय नज़रों से देखा। अंकल लुइस, आंटी केयरा, मैं गलत थी। क्या अब मेरा जाना काफ़ी नहीं है? क्या मुझे भी घुटने टेककर माफ़ी मांगनी होगी? केयरा ने कहा, यह आवश्यक नहीं है। सेलेना ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और उनके बीच से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन एक बार फिर केयरा ने उसे रोक दिया। सेलेना हैरान थी और उसने केयरा को ये कहते सुना, तुम जा सकती हो, लेकिन दादी की चीज़ें पीछे छोड़ दो। सेलेना हैरान रह गई। उसकी आंखों में द्वेष की झलक दिखाई दी। उसने जानबूझकर पीड़ित पक्ष की भूमिका निभाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि जल्दी से अपना सामान भी उठाया था जो उसने पहले ही पैक कर लिया था, और वह सब कुछ उन चीज़ों को लेने के लिए किया था जो उसने बूढ़ी श्रीमती हॉटन के पास से चुराई थीं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पता चल जाएगा। दयनीय नज़रों से उसने केयरा की ओर देखा। आंटी केयरा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। ये सूटकेस मेरे ही सामान से भरा है। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन क्या आप सचमुच मेरे सामान की तलाशी लेंगी? केयरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, या मुझे पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, ये कहते हुए कि दादी का सामान गायब हो गया है। मुझे एक ब्रेसलेट याद है। उसकी कीमत करोड़ों में है, तुम्हें पता है। सेलेना ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आह, माफ़ करना, शायद मैंने गलती से इसे सूटकेस में रख दिया होगा। फिर उसने सूटकेस खोला। उसमें रखी सामग्री को पूरी तरह दिखाने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण उसने चुपके से कंगन निकाल लिया। उसी समय फियोना वापस लौटी और छोटे पिल्ले को पशु चिकित्सक के पास ले गई। केयरा ने तुरंत आवाज़ लगाई, फियोना, तुम दादी माँ की चीज़ों से परिचित हो। आओ और मिस सेलेना की मदद करो ताकि वह गलती से दादी माँ की चीज़ें फिर से अपने सूटकेस में न रख लें। ये सुनते ही फियोना की आंखें चमक उठीं। अपनी पुरानी निराशा को झटकते हुए वह विजयी भाव से आगे बढ़ी। मिस सेलेना, कृपया अपने सूटकेस खोलिए। सेलेना हक्की बक्की रह गई। केयरा हाथ जोड़े दूर से देख रही थी। पिछले दिन की उसकी निराशा आज पूरी हो गई थी, जिससे उसे बेहद संतुष्टि मिली। जब वह सोच ही रही थी, लुइस ने अचानक अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज़ में बोला, नोरा, क्या तुमने सब कुछ निकाल दिया? केयरा अचंभित रह गई।
केइरा ने अचानक अपना सिर घुमाया और अविश्वास से लुइस की ओर देखने लगी। उसे कैसे पता चला? उसके आश्चर्यचकित भाव को देखकर लुइस की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं। यह सचमुच तुम हो? केइरा अवाक रह गई। वह वास्तव में इस आदमी द्वारा धोखा दिया गया था। कितना अनुचित, केइरा ने व्यंग्य किया। चूंकि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूंगी। दवा का एक हिस्सा यहाँ है और उसकी कीमत 3% शेयरों के बराबर है। इन्हें ट्रांसफर करना मत भूलना। ठीक है। लुइस का जवाब स्पष्ट और सीधा था। केइरा उलझन में थी। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सच में? तुम मोल भाव भी नहीं करोगे? लुइस ने गहरी सांस ली और कहा, केइरा, धन्यवाद। केइरा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। किस लिए? लुइस ने उदासीनता से कहा, नोरा का अल्जाइमर रोग पर शोध प्रोजेक्ट रुका हुआ था और इस साल ही फिर से शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि तुमने ही यह काम किया होगा। दादी, है ना? उसने केइरा का हाथ थाम लिया। केइरा, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। केइरा ने गला साफ किया, इतना घटिया मत बनो। उसने अपना हाथ हटा लिया। दादी मुझ पर बहुत मेहरबान रही हैं और मैं यूं ही खड़ी होकर कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा मैं तो बस हमारे विवाह प्रमाणपत्र की सच्चाई जानना चाहती थी। ये सुनकर लुइस थोड़ा रुका। मूलतः उनका इरादा इसकी उचित जांच करने का था, लेकिन तब से इतना समय बीत चुका था कि पिछली घटनाओं का कोई निशान नहीं बचा था और वह लगभग इसे भूल ही गया था। उसने पूछा, क्या दादी को याद है? हाँ, उसे याद आया। केइरा ने भौहें चढ़ाईं। वाह, कमाल की दवा है ना? प्रभावशाली। लुइस उसके व्यवहार से खुश था, लेकिन फिर उसे अचानक चिंता हुई कि कहीं सच्चाई उनके रिश्ते को नुकसान न पहुंचा दे। वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर पूछा, क्या ये बात अब भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी शादी के बाद वास्तव में क्या हुआ था? केइरा चौंकी। बेशक, यह महत्वपूर्ण है। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक थी और चूंकि दोनों की मानसिकता सामान्य थी, इसलिए किसी के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके लिए खड़े हो जाओ। उस समय आखिर हुआ क्या था? क्या उनके खिलाफ साजिश रची गई थी? इसके अलावा केइरा की खास पहचान को देखते हुए क्या ये हो सकता है कि नोरा की पहचान उजागर हो गई हो? क्या कोई हॉटन परिवार का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ साजिश रच रहा था? उसकी सोची हुई नज़र देखकर लुइस का दिल बैठ गया। तो क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहती हो? उन्होंने अभी तक सबसे ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा नहीं की थी। हालांकि लुइस ने सार्वजनिक रूप से केइरा की पहचान स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसने कभी भी शाश्वत प्रेम की कोई बड़ी कसम नहीं खाई थी। लुइस थोड़ा घबराया हुआ था। ये सुनकर केइरा भी थोड़ा रुकी। दरअसल उसने लंबे समय से तलाक के बारे में नहीं सोचा था। सैमुअल कंपनी के सार्वजनिक होने की बात को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। कंपनी के सार्वजनिक हो जाने के बाद अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका का मतलब था कि वे आसानी से तलाक नहीं ले सकती थीं। केइरा खांसने लगी, फिर उससे पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लुइस को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह दादी को 1 महीने के लिए फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अगर उनके बीच कोई वास्तविक भावना नहीं थी, तो वह उन्हें जीवन भर के लिए फंसा नहीं सकता था। विशेषकर उन रहस्यों की परतों के साथ जो उसने छुपा रखे थे। ये तथ्य कि वह नोरा थी, अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। लुइस ने कहा, बेशक, मैं नहीं चाहता। क्या? केइरा ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना। लुइस अपनी बात दोहराने ही वाला था कि केइरा का फोन बज उठा। उसने उसे उठाया और देखा कि जिस खूबसूरत अंकल को उसने कल जोड़ा था, उन्होंने उसे एक संदेश भेजा था। बेटी, कल तुमने जो तरकीब बताई थी, वो काम नहीं कर रही है। केइरा हंसे बिना न रह सकी। क्या हुआ? उस आदमी ने लिखा, मैंने फूल भेजे, लेकिन उसने फिर भी मुझे अनदेखा कर दिया। क्या मुझे कुछ और भेजना चाहिए? कुछ सोचने के बाद केइरा ने लुइस की ओर सिर घुमाया और पूछा, अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम मुझे कैसे मनाओगे? लुइस उलझन में था। विचार करने के बाद उसने कहा, माफ़ी मांगूं। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं आपके दरवाजे के बाहर इंतज़ार करता रहूंगा। केइरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह निश्चित रूप से एक बुजुर्ग के लिए उचित नहीं होगा।